नमस्कार, मैं अपूर्वानंद आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक लंबे वक्फे के बाद और उसकी अपनी वजह हैं। यह कड़वी कॉफ़ी का मंच है। आप में से बहुत सारे लोग कड़वी कॉफ़ी से परिचित हैं, लेकिन जो इसे पहली बार देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, उन्हें हम ये बतलाना चाहते हैं कि कड़वी कॉफ़ी इत्मीनान से की जाने वाली बातचीत का एक लंबा सिलसिला है जो हम चाहते हैं कभी ख़त्म ना हो, जिसमें बातचीत की एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ती है। इरादा यह है कि हम किसी एक विषय पर, किसी एक मसले पर ठहर कर सोच सकें, उसको अलग अलग पहलुओं से देख सकें और उसकी छानबीन कर सकें। मसला यह नहीं है कि हम अपनी पोजीशन बतलाएं, क्योंकि हम में से हर कोई अपनी पोजीशन रख सकता है। मसला यह है कि हम उस विषय को समझते हैं या नहीं समझते हैं और उसमें हमारी वाकई रुचि है या नहीं जानने में, इसके पहले कि हम उस पर अपनी राय दे दें। और इसी वजह से हम अक्सर यह कोशिश करते हैं कि हमारे जो मित्र उस विषय पर या उस मसले पर अपनी ज़िंदगी के कई साल लगा चुके हैं और जो ईमानदारी से उस मसले पर सोच विचार कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत करें। आज की इस कड़ी में हमारे साथ प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता हैं। प्रताप, आपका बहुत स्वागत है। प्रताप भानु मेहता अभी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर ह्यूमन वैल्यूज़ में लॉरेंस एस रॉकफेलर विजिटिंग प्रोफेसर हैं। इसके पहले वे अशोका यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं और उसके पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापन कर चुके हैं और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रोफेसर मेहता का अनुभव पूरी दुनिया के शिक्षण संस्थानों का है और भारत के शोध संस्थानों और शिक्षण संस्थानों का भी है, लेकिन ये संस्थानों से जुड़ाव का एक परिचय है, क्योंकि हम अक्सर लोगों को संस्थानों में स्थित करके देखते हैं। प्रताप राजनीति सिद्धांतकार हैं, राजनीतिक दार्शनिक हैं और वे एक ऐसे अकादमिक व्यक्ति हैं जो इसकी ज़रूरत महसूस करते हैं कि लोगों से भी लगातार बातचीत करते रह सकें, यानी वे लोग जो उनकी अकादमिक दुनिया के लोग नहीं हैं। हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता की चिंता का मुख्य केंद्र या एक बुनियादी चीज़ या धुरी जनतंत्र है। अगर मैं ये कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा और हम अपनी आज की बातचीत इसी से शुरू करें। पिछले 10 वर्षों में दुनिया के अलग अलग भाषाओं में जनतंत्र के अंत या जनतंत्र की मौत या जनतंत्र के छीजने की आशंका को लेकर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। 21वीं शताब्दी में जहां हम उम्मीद ये कर रहे थे कि 20वीं शताब्दी के अनुभवों से जनतंत्र गहरा होगा, वहाँ अचानक जनतंत्र के समाप्त होने, जनतंत्र के छीजने, उसके ख़त्म हो जाने को लेकर इतनी आशंकाएं चारों तरफ क्यों आने लगी? तो सबसे पहले तो मुझे कड़वी कॉफ़ी में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। होपफुली आपको एसिडिटी ज़्यादा नहीं दूंगा कड़वी कॉफ़ी के बाद। ये आपने जो बड़ा गहरा सवाल पूछा है, तो इसको अगर बड़े ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें, आज अगर हम दुनिया का विश्लेषण करें तो जो सबसे बड़ी बात जो उभर के आती है कि न केवल जनतंत्र, हर तरह की शासन प्रणाली जो 20वीं सदी में स्थापित हुई, उस पे, उसकी वैधता पे कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसको लेजिटिमेसी क्राइसिस जिसको कह सकते हैं। वन पार्टी स्टेट जो चाइना में स्थापित है, उस पे, उसकी वैधता पर, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो थे जैसे ईरान पे, उनकी वैधता पर। और ऐसा नहीं है कि जनतंत्र की समाप्ति के समाचार तो सुनाए जा रहे हैं, लेकिन अधिनायकवाद भी अपने आप को स्थापित उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से 20वीं सदी के बीच में किया था। तो ये कह सकते हैं कि जो लेजिटिमेट क्राइसिस है, जो वैधता का संकट है, ये एक तरह से हर शासन प्रणाली के साथ जुड़ा हुआ है। और हम सबको ये महसूस लगता है, किसी भी आप समाज में बात करें, कि ये जो अभी का जो हमारी जो शासन प्रणाली है, जो जनतंत्र है, इसे ना तो हम छोड़ सकते हैं और ना इसे हम उत्साह से अपना पा रहे हैं।
तो वो ग्रामशी का एक शब्द था इंटेरिग्नम, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। एक तरह से लगता है कि इसको इस ये जो चर्चा है, इसको थोड़ा सा जनतंत्र से भी ज़्यादा विस्तार से देखना पड़ेगा कि क्या ये ऐसी हमारी सामाजिक परिस्थिति है, वैश्विक परिस्थिति है कि हर शासन प्रणाली एक तरह से ये संकट महसूस करती है। तो फिर इसकी वजह क्या होगी? क्या इसकी वजह जैसा जिसे हम मार्क्सवादी तरीका कहते हैं विचार करने का, क्या इसकी वजह जो दुनिया भर में आर्थिक प्रक्रिया चल रही है उससे जुड़ता है या कुछ और है? नहीं, देखिए 3-4 वजह देख सकते हैं। अभी तो थोड़ी सी अटकलें ही हैं। एक तो आर्थिक वजह तो ज़रूर है कि और आर्थिक वजह अगर आप उसका विश्लेषण करें तो ये जो आर्थिक वजह एक तरह से आंकड़ों में उस तरह से उभर के नहीं आती है। आप अमेरिकन इकोनॉमी देखें, आंकड़ों के हिसाब से इतनी बुरी स्थिति नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था भी देखें, जितनी सरकार कह रही है उतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन 70 के दशक के हिसाब से, 80 के दशक के हिसाब से उस तरह का गहरा संकट भी नहीं है। आंकड़ों में उभर के नहीं आ रही है। जो मुझे लगता है जो एक मनोवैज्ञानिकता बन गई है हमारी आर्थिक स्थिति के, कि 20वीं सदी की जो सबसे बड़ी जो प्रॉमिस थी, वो प्रोग्रेस की प्रॉमिस ये थी कि हर तबके में एक ये विश्वास जागा कि हमारी आर्थिक स्थिति हमारी माँ बाप की आर्थिक स्थिति से बेहतर होगी। वो एक कांस्टेंट प्रोग्रेस। आज अगर अमेरिकन अर्थव्यवस्था देखें तो जो सबसे ज़्यादा विश्वास खोया है, जो अभी आंकड़ों में उभर के नहीं आ रहा है, बाइडेन कह सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन इतना हाई नहीं है, कि करीब 65 से 70% लोग ये मान रहे हैं कि उनके बच्चों की आर्थिक स्थिति, उनकी जो अभी आर्थिक स्थिति है, उससे कुछ हद तक कम होगी। भारत में एक तरह से कह सकते हैं गरीबी कम तो हुई है पिछले 15-20 सालों में, जितनी कम होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। तो एक तरह से और कुछ लोगों को ऑप्टिमिज्म भी है भविष्य के बारे में। लेकिन एक वो जो आइडिया था, एक वो जो विचार था कि हम मिलकर एक कलेक्टिव फ्यूचर बनाएं, जहां हम सब एक दूसरे की आंख में देख के कह सकें कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य जो हमारा भविष्य था उससे ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक वो जो भविष्य के प्रति उदासीनता सी है, यूटोपिया एक उसका एक्सप्रेशन था कि किस डायरेक्शन में जाएं। ये भविष्य के प्रति एक उदासीनता मुझे सब जगह दिख रही है, और जो भी शासन प्रणाली है उसको उसका दोषी ठहराया जा सकता है कि हमारी जो बुनियादी समस्याएं हैं, हमारा किस तरह का भविष्य हो, ये शासन प्रणाली उस भविष्य को निर्धारित करने में शायद सक्षम नहीं हो पा रही है। तो एक तो कारण ये लग रहा है कि आर्थिक, लेकिन वो आर्थिक का एक मनोवैज्ञानिक रूप है, उसको आंकड़ों से नापा तोला नहीं जा सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा तथ्य दिख रहा है कि प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी में इंफॉर्मेशन ऑर्डर जिसको कहते हैं, तो उसकी एक बड़ी महत्ता थी। डेमोक्रेसी के प्रति जो एक तर्क ये दिया जाता था कि जितनी खुला आपका समाज होगा, जितने खुलेपन से आप तर्क वितर्क करेंगे, वो प्रक्रिया अपने आप में सच पैदा करेगी, कि उसी टकराव से सच निकलेगा जो प्रजातंत्र का है। आज वो विश्वास टूट गया है, और ये जो इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन में है, हम सोशल मीडिया, एक तरह से इसने डेमोक्रेसी को डीपन किया है कि हर एक का अपना अधिकार है, अपना आधिपत्य है, किसी को मीडिएशन की ज़रूरत नहीं है। लीडर्स जनता से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति भी अपने इतने विशाल समाज से एक तरह से बिना मीडिएशन के बात कर सकता है। तो उस हिसाब से जब आपको याद होगा, जब सोशल मीडिया शुरू हुआ था, एक बड़ी सी प्रॉमिस थी कि ये डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है। ये जितने जो इंटरमीडिएट अथॉरिटीज़ है जिन्होंने डेमोक्रेसी को अपने आप को गेट कीपर बना रखा था, एक तरह से उनको निरर्थक कर देगी, और उस तरह से डेमोक्रेसी डीपन होगी। लेकिन हुआ ये है, और जो मानसिकता बनी हुई है कि जिस तरह से ये ऑर्डर चलता है, जिस तरह से सूचना की प्रक्रिया चलती है, एक तरह से ये विश्वास सा उठ गया है कि इसमें सच पैदा करने की क्षमता है। एक तो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें शंका पैदा करने की क्षमता ज़्यादा है, और शंका पैदा करना ज़्यादा आसान है सच के प्रति आस्था जगाने से। दूसरा ये, मैं इसकी तुलना ये करूँगा कि जब प्रिंटिंग रेवोल्यूशन हुआ था 16वीं 17वीं शताब्दी में,
तो प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का जो एक परिणाम हुआ था कि जितने आधिकारिक संस्थाएं थी, चर्च था, विस्थापित राज्य थे, सब शंका में ध्वस्त हुए। और उस शंका का कुछ देर एक ग्रुप, एक फंडामेंटलिज्म ने लिया था, प्रोटेस्टेंट फंडामेंटलिज्म ने। तो एक तरह से हम एक ऐसे माहौल में और ऐसे समय की जो प्रिंटिंग रेवोल्यूशन जिस तरह का रेवोल्यूशन था, उस तरह का एक इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है। और अभी हम ये समझ नहीं पाए हैं कि क्या संस्थात्मक रूप लेगा ये इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, कि इसको सत्य के प्रति मोड़ा जा सके। कुछ 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 जो चैलेंज है, कुछ जो संकट है, वो इसका है कि ये जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन एक पूंजीवादी फ्रेम में हुआ है, तो जिनके इंसेंटिव्स हैं, किस तरह की सूचना को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है, वो सब निजी पूंजीपतियों के हाथ में है। टेलीविज़न मीडिया निजी पूंजीपतियों के हाथ में है। राष्ट्रीय चैनलों में किसी को भरोसा नहीं है, जो सरकार के चैनल थे। तो एक ये जो इन्फॉर्मेशन ऑर्डर का जो क्राइसिस है कि जिस तरह से सूचना निकलती है, उसे उभारा जाता है, उसे प्रोत्साहित किया जाता है, वो हमें सत्य की तरह और नहीं ले जा सकता। एक क्राइसिस ऑफ अथॉरिटी, और ये हम हर शासन प्रणाली में देख रहे हैं। तीसरा जो आई थिंक जो संदर्भ है, वो इसको कह सकते हैं जियोपॉलिटिकल संदर्भ कह सकते हैं, कि पिछले 20-25 साल में जो आर्थिक प्रगति हुई विश्व की, और ख़ासकर चाइना का जो राइज हुआ, कुछ हद तक भारत का भी, बहुत कोई तुलना नहीं की जा सकती भारत और चाइना की, लेकिन कुछ हद तक भारत का भी, उससे एक सहमति तो ये बन गई है कि जिस तरह से पश्चिम का जो आधिपत्य था, भौतिक आधिपत्य था, एक विचारों के में आधिपत्य था, वो आधिपत्य अब ख़त्म हो रहा है। इसको एशियन सेंचुरी कहते हैं, पावर इज शिफ्टिंग टू द ईस्ट कह सकते हैं, कितनी है उस पर विवाद कर सकते हैं, लेकिन पश्चिम में एक आइडेंटिटी क्राइसिस उससे एक उत्पन्न हो रही है कि वो पहली बार अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पा रहे हैं कि उनका वैचारिक और भौतिक आधिपत्य नहीं रहा है। और जो भी वहाँ की रूलिंग एलीट्स है, जब भी वो कोई भी रूलिंग एलीट हो, किसी भी समाज की, जो अभिजात वर्ग है, जब वो अपना आधिपत्य अपने हाथ से निकलते देखता है, तो वो जो उस वक्त की संस्थाएं होती हैं, उनको दोष देना शुरू कर देता है। शायद ये डेमोक्रेसी हमको इस नए युग में इसके लिए फिट फॉर पर्पस नहीं है। तो एक ये जियोपॉलिटिकल संदर्भ भी बहुत, और हिंदुस्तान में जिस तरह से ये खेला जा रहा है कि हमने ये तो तय कर लिया है कि पश्चिम का आधिपत्य नहीं चाहिए हमको, हमने ये भी तय कर लिया है कि हमारी एक अलग सभ्यता है, लेकिन उस सभ्यता का नैतिक आधार क्या है? आप अगर पश्चिम के इस भौतिकवाद को नकारेंगे, पश्चिम के आधिपत्य को एक तरह से ललकारेंगे, वो बात तो सही है, लेकिन उसकी जगह आप क्या रखना चाहते हैं? विश्व के संदर्भ में, आपकी संस्थाओं के संदर्भ में ये कहना बहुत आसान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉलोनियल है, इसमें पश्चिम का आधिपत्य था, बात गलत है, लेकिन मान लीजिए अगर 2 मिनट के लिए अगर इस स्तर को अगर स्वीकार भी कर लें, लेकिन उसकी जगह क्या रखना चाहते हैं? तो वो एक जो पावर शिफ्ट हो रहा है, इसने एक तरह से एक पहचान का संकट, एक वैचारिक आधिपत्य का संकट भी एक तरह से पैदा किया है, और वो सब जगह देखने में मिल रहा है। लेकिन आप जो कह रहे थे वो यह कि यह संकट सबसे ज़्यादा पश्चिम के देशों को ग्रस रहा है, और लेकिन जनतंत्र अब एक तरह की विश्वव्यापी प्रक्रिया है, और उसमें सिर्फ पश्चिम नहीं, आप अफ्रीकी देशों को देख सकते हैं, एशिया को देख सकते हैं, लैटिन अमेरिका को देख सकते हैं। ये जो अलग अलग अनुभव हैं, जैसे अफ्रीका का मुक्ति का अनुभव भी आप कह सकते हैं बहुत ताज़ा अनुभव है, पिछले 50, 60, 70 साल का अनुभव। एशिया का अनुभव भी वैसा ही है। तो क्या हम ये माने कि हम लोगों का जो अनुभव है स्वतंत्र रहने, 2 शब्द हैं, एक स्वतंत्रता है और एक जनतंत्र है, तो क्या अभी उसमें तनाव बना हुआ है एक, और दूसरे कि पश्चिम के वैचारिक आधिपत्य के समाप्त होने और हमारे पास कोई वैचारिक आधार ना होने के चलते हम एक अस्थिरता की स्थिति में हैं, वैचारिक अस्थिरता? नहीं, आपने बहुत संक्षेप में जो हमारी स्थिति है उसका वर्णन कर दिया है
कि हम उस अस्थिरता की स्थिति में हैं। देखिए, ये तो जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये तो एक बिल्कुल ग्लोबल स्तर पे कर रहे हैं, ये सब ट्रेंड सब जगह हैं। लेकिन जो जनतंत्र का संकट है यूरोप में है, अफ्रीका में बहुत गहरा है जनतंत्र का संकट। हाँ, साउथ अफ्रीका अभी एक इलेक्शन से उभरा है, थोड़ी सी आशा की किरण बनी है वापस, लेकिन वो किस तरह से विस्थापित होगी अभी देखना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि दो चीज़ें हैं कि एक तो जो चीज़ उभर के आ रही है हमारे सबके जनतंत्र पे, कि आपने एक बार मेरे से सवाल किया था किसी संदर्भ में कि जनतंत्र जब खोखला होता है तो क्या इसके लिए जनतंत्र जिम्मेवार है या और कोई जिम्मेदार है। तो ये बड़ी बड़ी ऐतिहासिक प्रक्रियाएं तो है, लेकिन जिम्मेवार कौन है। तो एक जो बड़ी चीज़ देखने में आ रही है वो ये है कि जो हमारी समाज का जो अभिजात वर्ग है, जिसको हम इलीट्स बोलते थे, उनकी इस जनतंत्र में आस्था सबसे ज़्यादा गिरी है। आज भारत में अगर दो चीज़ों की बात करें, ध्रुवीकरण हो रहा है, कॉम्युनल ध्रुवीकरण हो रहा है, एक तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, और अधिनायकवाद दोनों है। और अगर आप ये कहें कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और अधिनायकवाद को सबसे ज़्यादा बल और बढ़ावा किस वर्ग ने दिया है, सबसे पहले ये कहना पड़ेगा हमारी इलीट्स ने दिया है। वो इसको फंड करते हैं। जिस तरह की सूचना प्रक्रिया उन्होंने बनाई है, टीवी चैनल्स, वो एक नियोजित तरह से इस अभिजात वर्ग के काफ़ी हिस्से ने ये तय कर लिया है कि उस अभिजात वर्ग के जो भी इंटरेस्ट हैं वो जनतंत्र से, प्रजातंत्र से जुड़े हुए नहीं हैं, और वो सबसे ज़्यादा इस सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, अभिजात वर्ग का जो इन्फ्लुएंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ये तो रोमांटिक है कहना, कह सकते हैं कि प्रजा बजाएगी जनता को, और कुछ हद तक बजा भी सकती है, लेकिन वो अभिजात वर्ग है ही इसीलिए क्योंकि उसके पास ताकत ज़्यादा है, उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, उसके पास पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की क्षमता ज़्यादा है। तो ये सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये इस अभिजात वर्ग की मानसिकता में ऐसा क्या निकला कि वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और अधिनायकवाद के पीछे एक तरह से अपना झंडा गाड़े हैं। और अब इसका विश्लेषण बहुत समय लग सकता है, लेकिन जो एक दो चीज़ें जो कॉमन है अफ्रीका में और हमारे, कि हमको आज़ादी तो मिल गई, डीकॉलोनाइजेशन औपचारिक रूप से तो हो गया, लेकिन डीकॉलोनाइजेशन के दो और पहलू थे। एक पहला पहलू जो आपने कहा जनतंत्र का, प्रजातंत्र का, कि डीकॉलोनाइजेशन क्या वाकई में एक सच्ची डेमोक्रेसी उत्पन्न करेगा। लेकिन दूसरा जो पहलू था डीकॉलोनाइजेशन का, वो एक राष्ट्रीय आत्मसम्मान का था कि विश्व में हमारी एक तरह से पहचान हो। और इन देशों के अभिजात वर्ग में उस आत्मसम्मान का एक बड़ा गहरा संकट है। वो आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी, वो ठीक है, अब कह सकते हैं कि पश्चिम का आधिपत्य कम हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक राइज हो रहा है, लेकिन एक ये जो परसिक्यूशन और माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है कि भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं है, वो बिल्कुल डंके से बजा के जोर जोर से उसी को बोलना पड़ता है जिसको अपनी संस्कृति में एक तरह से कॉन्फिडेंस नहीं हो। और ये एक क्राइसिस जो है उस कॉन्फिडेंस का, वो सब पोस्ट कॉलोनियल नेशंस में एक साथ लगभग देखने को मिल रहा है। तो इसके कई और भी पहलू हैं, लेकिन ये एक जो हमारी ऐतिहासिक परिस्थिति में है, उसमें ये एक बात आई थिंक बड़े ज़ोरों से निकल के आती है। इससे थोड़े हम विषयांतर करते हुए एक प्रश्न कर सकते हैं। जो आपने संस्कृति शब्द का इस्तेमाल किया, तो मुझे दूसरा शब्द जो इसके साथ आया वो सभ्यता है, जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं, और हम भारतीय सभ्यता की बात करते हैं और विश्व की महान सभ्यताओं की बात करते हैं। और मुझे पिछले 2-3 वर्षों में इसको लेकर एक फ़िक्र होने लगी है कि यह जो सभ्यताओं को हम इतना ऊंचा दर्जा देते हैं, इस सभ्यता शब्द को, कहीं परेशानी वहाँ तो नहीं है जब हम ये कहते हैं कि यह दरअसल भारतीय सभ्यता या चीनी सभ्यता, और हम 5-6 सभ्यताओं का नाम लेते हैं, तो इस सभ्यता शब्द को इतना गौरव देना क्या ये बहुत उचित है? क्योंकि
फिर दुनिया में हर किसी के पास वो सभ्यता नहीं है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जवाहरलाल नेहरू का एक पत्र है मोहम्मद इकबाल को, जब मोहम्मद इकबाल ये पैरवी कर रहे थे कि अहमदियाओं को निष्कासित कर दिया जाए इस्लाम से, और जवाहरलाल नेहरू ने ये लिखा कि ये क्या अजीब बात है कि जब भी, और कल्चर और सिविलाइजेशन दोनों शब्द एक तरह से, सभ्यता और संस्कृति, राजनीति में जब उनका प्रयोग होता है तो वो हमेशा एक रिएक्शनरी फॉर्म लेते हैं। बड़ा मेरे ख्याल 1939 का या कभी का पत्र है कि आज के संदर्भ में तो सभ्यता बहुत ज़रूरी है, सभ्यता अच्छा शब्द है, सभ्यता का एक नैतिक आधार भी हो सकता है, लेकिन जिस स्वरूप में ये सभ्यता राजनीति में उभर के आती है वो बिल्कुल एक तरह से एक संकीर्ण, उग्र और रिएक्शनरी फॉर्म में आती है, और वो आ रही है, और वो ही एक तरह से संकट हमें सब तरफ दिख रहा है। अब सवाल आप ये उठाएं कि ऐसा क्यों है, सभ्यता में ऐसा क्या है कि अगर वो राजनीतिक स्वरूप लेती है तो उसका ये विकृत स्वरूप हमको देखने को मिलेगा। उसके 2 या 3 कारण हैं, और वो समझना आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है इस संदर्भ में, कि पहला तो ये कि दोनों सभ्यता और संस्कृति का जो गहरा संबंध है वो एक तरह से जिसको कहते हैं फ्रीडम से है, स्वतंत्रता से है। वही चीज़ वाकई में संस्कृति कहलाई जा सकती है या सभ्यता कहलाई जा सकती है जो आपने स्वेच्छा से जिसको अपनाया हो। किसी भी चीज़ को आपने अगर डंडे के जोर पे, राजनीति के बल पे कहा कि ये सभ्यता है, ये संस्कृति है, तो वो वही संस्कृति और वही सभ्यता समाप्त हो जाती है। संस्कृति और सभ्यता एक तरह से पावर के एंटीडोट है, उनका पावर से कोई वास्ता नहीं है, वो विकृत हो जाती है। तो जैसे ही आपने उसका राजनीतिकरण किया और दोनों का मेल किया, वो सभ्यता वहीं समाप्त हो गई और संस्कृति वहीं समाप्त हो गई। दूसरी जो चीज़ है सभ्यता के बारे में, कि आपने जैसे ठीक कहा कि अगर आप सभ्यता को लाएंगे राजनीति में और खासकर एक पहचान के रूप में लाएंगे, गर्व से कहो हमारी हिंदू सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है, चीनी सभ्यता है, तो सबसे पहले सवाल ये उठेगा कि इस सभ्यता के मापदंड कौन तय करेगा। सभ्यता का जो बल होता है वो इसी से मिलता है कि वो एक तरह एक स्पॉन्टेनियस रूप में निकलती है, जनता की सभ्यता हो। लेकिन अगर आपने किसी को ये अधिकार दे दिया ये बताने का कि इसके मापदंड कौन तय करेगा, भारतीय होने का मतलब क्या है, कौन तय करेगा भारतीय होने का मतलब, उस प्रश्न का मतलब यही हुआ आपने किसी को अधिकार दे दिया। इस्लामिक सभ्यता क्या है, किसी को अधिकार दे दिया। चीनी सभ्यता क्या है, किसी को अधिकार दे दिया। और जैसे ही आपने किसी को अधिकार दे दिया, आपने अपने आप को सभ्यता और संस्कृति से अलग कर दिया। तो ये इस प्रश्न में ही जहर है कि अगर आप सभ्यता को अपनी पहचान पर लाते। तीसरा जो इसका पहलू है, जो खासकर भारत में गोलवलकर, आरएसएस, इन्होंने एक भ्रम फैला रखा है कि पश्चिम में तो नेशन स्टेट्स थी, हम सिविलाइजेशन स्टेट हैं, सभ्यता से जुड़े एक राज्य हैं। अब इसका क्या मतलब है सभ्यता से जुड़े राज्य? नेशन स्टेट की जो कई खामियां भी हैं, उसके कई तरह के डेंजर्स भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खूबी थी नेशन स्टेट की थी वो ये थी एक आधुनिक कंसेप्शन ऑफ नागरिकता की, कि हर नागरिक व्यक्तिगत तौर पर स्वतंत्र है और व्यक्तिगत रूप में किसी नागरिक से उसकी असमानता नहीं है। वी आर ऑल फ्री एंड इक्वल। वो उसकी नागरिकता का आधार था। सभ्यता की नागरिकता का आधार क्या हुआ? और सभ्यता का संकट आप इस बात से देख सकते हैं। 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा सा विस्तार में जवाब है, माफ़ करें। 2 चीज़ें कहना कहूँगा सभ्यता का संकट इस हिसाब से देख सकते हैं कि मैंने शुरुआत में बात करी थी कि आजकल लोगों को भविष्य नहीं दिख रहा है, और उसका सबसे बड़ा संकेत ये है कि जिस समाज की सारे द्वंद्व, सारे आइडियोलॉजिकल कॉन्टेस्ट उसके इतिहास के विश्लेषण पे ही सीमित हो जाए, राम राज्य कैसा था, मौर्यन काल कैसा था, मुगल काल कैसा था,
मिडीवल इंडिया में क्या हुआ, समझ लीजिए कि उस सभ्यता में एक संकट है कि उसको ये नहीं समझ आ रहा है कि वो आगे कैसे जाए, तो वो सिर्फ पीछे मुड़ के देख रहा है। अगर कोई अंग्रेज बहुत बढ़िया किताब लिखी है विलियम डाल्टन ने, गोल्डन रोड, बहुत 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 उत्कृष्ट किताब है, लेकिन बस उस पे हम छाती पीट के कह रहे हैं ये देखिए साहब भारतीय सभ्यता की ग्लोरी 1000 साल पहले जो हुई थी। तो एक तो ये जो विश्लेषण है हमारे पास्ट का, और इससे जो ये जो हमारी राजनीति में समाया है, एक तरह से यही एक प्रश्न है जो हमारी राजनीति को आजकल केंद्रित करके रखता है एक तरह से, कि हमारा पास्ट कैसा था। वो सभ्यता के संकट का सूचक है कि क्योंकि सभ्यता की सबसे बड़ी खूबी होती है उसको ये पता होना चाहिए कि हमको कहाँ जाना है, ये नहीं इस बात पे हमको से नहीं लड़ना चाहिए कि हम कहाँ से आए थे। दूसरा जो सभ्यता का संकट सबसे बड़ा है वो ये है कि अक्सर ये कहा जाता है कि जो भारत का संविधान है, भारत का सेक्युलरिज्म है, उसने सभ्यता, संस्कृति और धर्म तीनों की अनदेखी की। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है, बहुत अनदेखी की। और ये इल्ज़ाम एक तो गलत है, गलत इस सेंस में है कि हमारा संविधान ने जो ये चीज़ पहचानी कि इन तीनों चीज़ों का, धर्म का, सभ्यता, संस्कृति का, एक तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता से इनका गहरा संबंध है। उन्होंने इनकी अनदेखी नहीं की, उन्होंने ये कहा कि अगर आप व्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखेंगे तो उससे जो निकलेगा वही वाकई में सभ्यता, संस्कृति और धर्म होगा, एक तरह से नया धर्म। लेकिन ये बात गलत इसलिए है, अगर ये पूछें कि धर्म की अनदेखी किसने की, संस्कृति की अनदेखी सबसे ज़्यादा किसने की, हमारे संविधान ने करी नहीं। संविधान ने तो आपको छूट दे दी, उसने कहा कि हम आपको किसी पहचान के बोझ में नहीं डालेंगे, आपको जिस जैसी संस्कृति बनानी है बनाइए। सबसे ज़्यादा अनदेखी संस्कृति की और धर्म की जो अपने आप को धर्म के रक्षक हैं उन्होंने की। इसके दो स्वरूप देख सकते हैं। एक स्वरूप देख सकते हैं आरएसएस जैसी संस्थाओं में। इन संस्थाओं का भारतीय संस्कृति से कोई संबंध नहीं है। ये यूरोपियन राष्ट्रवाद, यूरोपियन फैशिज्म और नाजीवाद से प्रेरित संस्थाएं थी और उसके स्वरूप को भारत में कायम करना चाहते हैं। जो हमारा नेशनल मूवमेंट था उसकी जो ग्रेटनेस थी, उसकी जो उसका जो वैचारिक ओरिजिनलिटी थी वो यही थी कि हमने जो यूरोप ने गलतियां करी वो गलती ना करें, एथनो नेशनल स्टेट्स बना के। वो सभ्यता का मतलब था। इन्होंने जो सभ्यता का मतलब उस संकीर्ण राष्ट्रवाद से जोड़ दिया। दूसरा जो संकट है धर्म का, कि कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, हर धर्म ये कहता है। अमेरिका में क्रिश्चियन धर्म कहते हैं क्रिश्चियंस खतरे में है, इस्लाम में भी एक स्टोरी है इस्लाम खतरे में है। हर धर्म का एक से खतरे का संकट बना हुआ है। तो आप सवाल ये पूछें किससे संकट में है? सबसे ज़्यादा संकट इन्हीं धर्मों के धर्मगुरुओं से है। आज बड़ा अजीब लगता है, जैन संप्रदाय से हैं, हमारे कुछ जैन मुनि खुलेआम हिंसक भाषण देते हैं। तो धर्म को किसने परे रखा? इस संविधान ने परे रखा कि हमारे धर्मगुरुओं ने परे रखा? अगर लोगों की आस्था धर्म में कम हुई तो इस वजह से कम हुई कि हमारा संविधान है, इस वजह से कम हुई, या इस वजह से कम हुई कि धर्म गुरुओं में जो विश्वसनीयता थी वो नहीं रह गई है? अगर हमारे इतिहास में शोध नहीं हुआ, भारतीय संस्कृति पे शोध नहीं हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? स्टेट ने 100 सैकड़ों, आप तो खुद जानते हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट्स बनाए। संस्कृत को 3 साल स्कूल में कंपलसरी किया गया। अब अगर 3 साल पढ़ने के बाद बच्चा संस्कृत नहीं बोल सकता है या कुछ नहीं सीख रहा है तो किसका दोष है? तो एक तरह से जो इन संस्कृतियों और सभ्यताओं का जो अंदर का संकट था, जो गांधी जी पहचानते थे कि हमारे अंदर का संकट है, विवेकानंद पहचानते थे, वो जो परंपरागत जो धर्मगुरु थे उनमें विश्वसनीयता कम हुई। उसकी जगह
आज के मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स ने ले ली है। और जो सभ्यता का, संस्कृति दोनों का जो एक मौलिक प्रश्न रहता है कि हमारी परस्परता का क्या नैतिक आधार हो, उस पे विचार मंथन, उसके व्यावहारिक रूप पे विचार मंथन एक तरह से हमारे सब धर्मों ने एक तरह से बंद कर दिया था। तो जो धर्म का संकट था वो अंदरूनी संकट, उसकी विश्वसनीयता का संकट, अंदरूनी संकट। अब बाकी एक तरह से तो धर्म फैल रहा है, किसने किसको मंदिर जाने से रोका, किसने किसको मस्जिद जाने से रोका, गिरजे जाने से रोका। ये जो एक भावना बनी हुई है कि हिंदू धर्म खतरे में था, किससे था खतरे में? आपके मंदिरों में तमाम रिसोर्सेज थे। अगर आप शोध करना चाहते थे भारतीय संस्कृति पे, उस शोध को एक नया स्वरूप देना चाहते थे, अब वो एक प्रकरण सा बना लिया है। अरे नहीं साहब, जेएनयू में नहीं होता था। हमारी यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी इतनी सारी रीजनल यूनिवर्सिटीज़ थी, इतने ज़्यादा भाषा के डिपार्टमेंट थे। तो एक तरह से कह सकते हैं हमारी जो खुद की अंदर की नाकामियाँ थी, उसको हमने एक ऐसा मोड़ दे दिया है कि उस पर चिंतन, आत्मचिंतन करने की बजाय हमने एक ये आसान तरीका निकाल लिया है, इसका जिम्मेदार कोई और होगा, कोई दूसरा समुदाय होगा, लेफ्टिस्ट होंगे, अर्बन नक्सल्स होंगे, मुसलमान होंगे, कोई भी क्योंकि उनको जिम्मेदार ठहराने से जो सभ्यता और संस्कृति के पीछे जो असली परिश्रम होता है, एक वो नैतिकता का परिश्रम होता है, एक एग्जेम्पलैरिटी जिसको कहते हैं। कोई भी सभ्यता इससे जानी जाती है कि आप सबसे बड़ा उदाहरण उसमें किसको मानते हैं, वो एग्जेम्पलैरिटी नहीं है किसी में। तो जो वाकई में जो परिश्रम करना पड़ता है सभ्यता और संस्कृति के लिए, वो हम करना नहीं चाहते हैं। वो वैक्यूम एक तरह से हमारे न्यू एज गुरुज ने, पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर्स ने एक तरह से उसको भर रखा है, और उसको अब संस्कृति और सभ्यता का नाम दे देते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये शिकायत मुझे अभी ध्यान है कि हमारी एक मित्र का दाह संस्कार हो रहा था, और उसमें एक दूसरे मित्र बतला रही थी कि उनकी कॉलोनी में किस प्रकार बहुत ही आक्रामक ढंग से जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग घूम रहे थे। तो एक तीसरे मित्र ने कहा कि असल में यह सारा संकट इसलिए पैदा हुआ कि हमने इसकी उपेक्षा कर दी धर्म की। जो अभी आप कह रहे हैं कि वास्तव में संकट इसका नहीं था कि हमने धर्म की उपेक्षा की, इसमें हम कौन हैं और आप किससे कह रहे हैं कि वो धर्म की उपेक्षा करेगा या नहीं। मैं पिछले दिनों चंडीगढ़ घूम रहा था। चंडीगढ़ को कहा जाता है कि वह नेहरू का शहर है। तो मैं ये देख रहा था कि उस शहर के लगभग हर सेक्टर में काफ़ी मंदिर हैं और हर तरह के मंदिर हैं। तो अगर वह नेहरू का शहर है और नेहरू ने भारत को वंचित कर दिया धर्म की भावना से, जो कई जगह निर्मल वर्मा भी लिखते हैं, बाकी लोग भी लिखते हैं, तो फिर इस शहर में इसकी इजाज़त कैसे थी, इसकी पूरी प्लानिंग में इसकी इजाज़त कैसी थी? तो वह बात एकदम ठीक है। लेकिन एक दूसरा प्रश्न जो बार बार आप उठाते हैं और उसमें कई लोगों की आपसे असहमति है, वह है व्यक्ति की केंद्रीयता का प्रश्न, जिसमें सामुदायिकता और व्यक्ति के बीच का तनाव, और उसमें कौन प्राथमिक होगा और कौन दोयम दर्जे का होगा, कौन धुरी है, कौन बीच में है, इसकी बहस, इसे आप अब किस रूप में देखते हैं? यानी वो व्यक्ति है कहाँ? वो व्यक्ति कहीं रह भी गया है या नहीं रह गया है? या जो पूरी परियोजना थी जनतंत्र की, जिसमें आपने शुरू में ये बात कही कि व्यक्ति को उभरना था, अब क्या 21वीं शताब्दी में वो व्यक्ति डूब चुका है पूरी तरह से? कोई उम्मीद है उसको उभरने की या नहीं है? देखिए, क्योंकि आप हमेशा व्यक्ति के अधिकार की बात करते हैं सामुदायिक अधिकार के मुकाबले, और हम इस पर आगे बात करेंगे कि वह प्रश्न आपने जातिगत जनगणना के प्रश्न में भी उठाया है, और बाकी वो हम आगे करेंगे। लेकिन अभी यह प्रश्न नहीं, देखिए, व्यक्ति है और व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति समाज में रहता है, और समाज में रहने की वजह से वही समाज आगे बढ़ सकता है जिसमें एक तरह से परस्परता हो। मुझे वो अंग्रेजी का शब्द रेसिप्रोसिटी बहुत पसंद है, इक्वालिटी से ज़्यादा, कि एक परस्परता हो। तो ये जो एक बुनियादी सवाल है
पॉलिटिकल फिलॉसफी का, पॉलिटिकल थ्योरी का, कि व्यक्ति की एक स्वायत्तता है, व्यक्ति की एक डिग्निटी है, उसकी एक सीक्रेटनेस कह दीजिए, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। और अगर आपने उस स्टार्टिंग पॉइंट को नहीं माना एक तरह से, तो मैं समझता हूँ वो एक तरह से मानवीय मूल्यों का और धार्मिक मूल्यों दोनों का हनन होगा। तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद ये बहस छिड़ती है कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसको कैसे बनाया जाए कि परस्पर पर परस्परता भी रहे, सामाजिक न्याय भी रहे, लेकिन जो एक व्यक्ति की जो एक बेसिक स्वायत्तता है उस पर आघात ना हो। ये एक बुनियादी प्रश्न है जो सदियों से चला आ रहा है। भारत की राजनीति के संदर्भ में एक तो उस व्यक्ति की सेक्रेडनेस को, हमारे यहाँ व्यक्ति को हमेशा किसी समूह के ढांचे में डुबोया गया है। पहले जाति के था, जाति की अलग से चर्चा करेंगे जाति के संदर्भ में, और अब राष्ट्रवाद जो 19वीं 20वीं सदी का सबसे खतरनाक एक तरह से समूहवाद है, क्योंकि इसकी जो शक्ति है और जिस तरह से ये लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ एक समूहवाद में नियोजित कर सकता है, और समूहवाद की जो एक परिभाषा होती है, वो एक मजाक करते हैं लोग कि नैतिकता और मानवता समूहवाद की सीमा पे हमेशा खत्म हो जाती है। ये एक, इसको एक ब्रह्म वाक्य की तरह ले लीजिए। आप मानवता की बात कर सकते हैं, जैसे ही आपके समूह की बात आई या समूह से बाहर देखने की बात आई, किसी और समूह की बात आई, आपके नैतिकता के दायरे बंद हो जाते हैं। और आज दुनिया में जितने आप कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं, सब में ये बात है। हिंदू मुस्लिम हो, जूइश पैलेस्टीनियन हो, यूरोप में हो, इमिग्रेंट्स के खिलाफ। तो और सामूहिकता का एक आकर्षण है, क्योंकि सामूहिकता ही एक, और खासकर राष्ट्रवाद की जो सामूहिकता है उसमें और धर्म में एक बड़ा जोड़ ये है कि ये ही दो ऐसी आइडियोलॉजीज़ हैं जो एक तरह से मौत को कॉन्सिक्रेट कर सकती हैं, जिनके थ्रू आप समझते हैं आप अमर हो जाएंगे। तो एक तरह से इनमें जो मीनिंग प्रदान करने की, एक जीवन को अर्थ प्रदान करने की क्षमता है, बहुत गहरी होती है राष्ट्रवाद में। और वही इसका एक आकर्षण होता है कि मैं अपने से किसी बहुत बड़ी चीज़ के लिए जी रहा हूँ, वो इसका आकर्षण भी है। लेकिन वही आकर्षण इसका सबसे बड़ा खतरा भी है, क्योंकि खतरा ये है कि ये जिस तरह का समूहवाद है, ये आपसे टोटल ओबीडियंस मांगता है। ये इसका जो मौलिक आधार वो यही है कि कोई दूसरे व्यक्ति हैं वो आपसे इस रिश्ते में बंधे हुए हैं क्योंकि वो आपके समान हैं, चाहे उनकी नस्ल समान हो, चाहे उनकी जाति समान हो, चाहे उनकी भाषा समान हो, लेकिन एक समानता ही उस सामूहिकता को परिभाषित करती है। और आपका जो नैतिकता है वो उस समानता के दायरे तक ही सीमित है। जो उससे अलग है वो आपका दुश्मन हो गया। तो मेरा जो एम्फेसिस रहा है व्यक्तिवाद, इस पे नहीं रहा है कि परस्परता नहीं होनी चाहिए, सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं होते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने उनको परिभाषित किया है राष्ट्रवाद के रूप में या जातिवाद के रूप में, उन परिभाषाओं में व्यक्ति हमेशा एक तरह से दब के रह जाएगा। तो इस तरह से वो एक थोड़ी सी एम्फेसिस की बात है। और कोई भी समाज या कोई भी समूह या परस्परता जिसका आधार स्वतंत्रता हो, जिसमें हर व्यक्ति ये कह सके कि यहाँ मुझे वैचारिक स्वतंत्रता है, जिन टर्म्स में मैं समाज में रह रहा हूँ वो मैंने स्वेच्छा से अपनाए हैं, वो इतने अट्रैक्टिव हैं कि मैं उन्हें स्वेच्छा से अपनाता हूँ, वो समाज हमेशा ज़्यादा सुदृढ़ रहेगा। सही सामूहिकता का अर्थ भी एक तरह से स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता से एक तरह से जुड़ा हुआ है। और ये कोई पश्चिम का विचार नहीं है। महाभारत में भी अगर आप देखें तो एक तरह से जो कहा गया है कि आत्मा के लिए आप हर चीज़ का बलिदान कर सकें। आत्मा क्या है? आत्मा का केंद्र क्या है? एक नैतिकता है आत्मा का केंद्र। बड़े बड़े स्पष्ट रूप में कहा गया है कि मनुष्य होने का अर्थ क्या है कि आप एक तरह से एक नैतिक पॉइंट ऑफ व्यू ले सकें। तो उसका व्यक्तिवाद से
बड़ा गहरा संबंध है। और मैं फिर भी यही दोहराऊंगा बार बार कि कोई भी आप नैतिकता या मानवता लें, हमेशा उसका ध्वंस किसी सामूहिकता ही बेस्ड आइडियोलॉजी से ही हुआ है। तो इस संदर्भ में थोड़ा व्यक्तिगत उस पे राइट्स पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर है। लेकिन जिनको हम शिक्षित से शिक्षित समाज कहते हैं, उस अर्थ में जिनको उन्नत से उन्नत समाज कहते हैं, और उस अर्थ में जिन्होंने बहुत सारे अन्याय भी झेले हैं, उसके बाद निकले हैं, फिर वे वापस एक सामूहिकता को स्थापित करते हैं जो दूसरी सामूहिकता को नष्ट करती है। अभी आपने हाल में जनतंत्र के संकट को एक दूसरे संदर्भ में लिखा है, वो लेबनान पर हमले के संदर्भ में आपने जनतंत्र के संकट को रख के देखने की कोशिश की है, जो दुनिया भर का जनतंत्र है। तो ख़ासकर ये जो इज़राइल कर रहा है और वो यहूदियों के नाम पर कर रहा है, और उसे जर्मनी हो या अमेरिका हो, अभी मैं जर्मनी की विदेश मंत्री का बयान देख रहा था जो बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही भयानक बयान है। तो खुद इसको किस रूप में आप देखते हैं, जो खुद को प्रबोधन का, एनलाइटनमेंट का वारिस कहते हैं, जिन्होंने कहा कि नाज़ीवाद को ख़त्म करने में उनकी भूमिका थी, जिस जगह से ये नारा लगा कि नेवर अगेन, और जब नेवर अगेन है तो वो किसी के लिए भी नेवर अगेन है, वो सिर्फ यहूदियों के लिए नेवर अगेन नहीं है। फिर ये कैसे संभव है कि सारी दुनिया की जनतांत्रिक सरकारें इसे एक तरह का सैंक्शन दे रही हैं कि इज़राइल फ़िलिस्तीनियों का कत्लेआम कर सकता है और उसका विस्तार कर सकता है, यानी लेबनान तक जा सकता है, आगे जा सकता है। इसको आप किस प्रकार देख रहे हैं? नहीं, बड़ा गहरा सवाल है। इसके दो पहलू हैं, एक सिद्धांतिक पहलू और एक राजनीतिक पहलू। तो सबसे पहले अगर सिद्धांतिक पहलू देखें, जो जिसका आपने जिक्र किया है कि हमास के आतंकी हमले के बाद जो इज़राइल ने बर्बरता दिखाई है और जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है, जो गाज़ा में जेनोसाइड हुआ है, लेबनान में क्या होगा कौन जाने, और जिस तरह से दुनिया में इसके प्रति कोई आक्रोश नहीं है, दुनिया की सरकारों में, जनतंत्र में भी कोई एक तरह से कोई पॉपुलर रिवोल्ट नहीं है कि जिसको कह सकते हैं ठीक है चर्चा के लिए लोग कुछ बात कर लेते हैं। वो एक बहुत ख़तरनाक मोड़ है दुनिया के लिए, और एक तरह से इतना दुनिया का नैतिक स्तर गिर गया है कि स्पष्ट बर्बरता के सामने भी कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। तो क्या चल रहा है? तो इसका जो सैद्धांतिक पहलू वो देखें, वो ये देखें कि एक पहलू ये हो सकता था अगर गांधीयन रूप में देखते, या इसको इज़राइल के भी जो कुछ चिंतक हैं, एनलाइटमेंट के चिंतक थे, जो चिंतक मोजेस मेंडलसन या जो, तो इज़राइल के पीछे एक सिद्धांत ये रहा है, ज़ायनिज़्म बड़ी पेचीदी आइडियोलॉजी है, लेकिन एक सिद्धांत ये कह सकते हैं कि देखिए, यहूदी एक कम्युनिटी, एक ऐसी कौम है जिसको उसकी पहचान के लिए हमेशा शोषित किया गया और जेनोसाइड के कारगर पे लाया गया तरह तरह से। एक तो ये सिद्धांत कि किसी को भी हमें निशाना नहीं बनाना चाहिए उनकी पहचान की वजह से, और ये यहूदियों से ज़्यादा कोई नहीं जानता है, ये सिद्धांत एक। दूसरा सिद्धांत ये, अगर इज़राइल को अगर लेजिटिमेसी देना चाहें, कि इस सिद्धांत को क्रियान्वित करने के लिए, क्योंकि आपको आपकी पहचान के लिए टारगेट किया जा रहा है, सेल्फ डिटर्मिनेशन ज़रूरी है। कि अगर आपका एक खुद का राष्ट्र नहीं होगा जो आपकी पहचान की थोड़ी बहुत पैरवी कर सके, तो आप हमेशा वनरेबल रहेंगे। ये दो कह दीजिए सिद्धांत, एक तरह से नैतिक सिद्धांत हैं। अब अगर आप बात करें फ़िलिस्तीनियों की, तो सबसे पहले तो ये दो सिद्धांत फ़िलिस्तीनियों पे भी लागू होने चाहिए। आज जो इज़राइल कर रहा है उनको सिर्फ उनकी पहचान की वजह से टारगेट कर रहा है और उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट्स डिनाई कर रहा है, जो सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट्स इज़राइल क्लेम करता है। तो सैद्धांतिक स्तर पे तो अगर देखें तो एक्चुअली दोनों में एक तरह से
परस्परता होनी चाहिए। इजराइल को ये कहते हैं हम समझते हैं आपकी स्थिति, क्योंकि हमसे ज़्यादा और वो कोई नहीं समझता है। अब सवाल ये है कि इजराइल ये कहने में सक्षम क्यों नहीं है, और सक्षम इसलिए नहीं है क्योंकि उसने नेवर अगेन का दूसरा अर्थ निकाल लिया है। नेवर अगेन का दूसरा अर्थ ये है कि आप अपनी पहचान को इतना सुदृढ़ बना लीजिए और उसे सिर्फ शक्ति के नाप तोल पे देखिए कि कोई भी उसकी शक्ति ललकारे किसी भी स्वरूप में, नैतिक अनैतिक, जो भी उस पहचान को ललकारे या आपको लगे कि उस पहचान की वजह से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, आप उसको दुश्मन मार के उसको ध्वस्त कर दें। तो ये जो दो यूनिवर्सल प्रिंसिपल थे कि डोंट टारगेट एनीबडी फॉर बीइंग हु दे आर and the minimal conditions for self-determination so that people can live a life for dignity, ये सिद्धांत सब राष्ट्रों ने परे रख दिए हैं। और आज इसलिए परे रख दिए हैं क्योंकि हर राष्ट्र उस पहचान की राजनीति से, एनलाइटनमेंट से दो पद्धतियाँ निकली, एक तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स निकले और दूसरा ये समूहवाद और राष्ट्रवाद निकला। आज हर राष्ट्र उस राष्ट्रवाद को ज़्यादा बल देना चाहता है। हिंदुस्तान भी ये कहना चाहता है हम भी शायद इजराइल जैसे ही बन जाए, हमारी ऑफिशियल आइडियोलॉजी भी इजराइल जैसी, एथनो नेशनल स्टेट, हम भी सिर्फ शक्ति के मापदंड पे हमको नापे। तो ये जो राष्ट्रवाद का जो 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 जिसको जिसको लेजिटिमाइज किया इजराइल ने, आज हर देश वो ही आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। आप माने तो उस आइडियोलॉजी का जो मूल स्वरूप है वो हर यूनिवर्सल प्रिंसिपल को नकारता है, उसमें यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की कोई जगह नहीं है। तो वो जो एक इजराइल में जो परिवर्तन कह सकते हैं, एक ज़ायनिज़्म के जो दो रूप थे, कुछ लोग मानेंगे कि नहीं थे, लेकिन तर्क के तौर पर अगर कहें, एक वो यूनिवर्सलिज्म का प्रिंसिपल, वो आज हर राष्ट्र अलग रखना चाहता है। ना तो अमेरिका को उससे कोई संबंध है, ना भारत को कोई संबंध है, क्योंकि ये सब राष्ट्र उस समूहवाद को एक तरह से एक स्वाभाविक रूप देना चाहते हैं। राजनीतिक अगर संदर्भ में देखें तो पैलेस्टीनियंस की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि 1948 से ये एक राष्ट्र है और कौम है जिसका हर ताकत ने केवल प्रयोग किया है। पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन में 1948 से किसी राष्ट्र को दिलचस्पी नहीं थी। अमेरिका को तो थी नहीं, इजराइल के साथ थे। 1990 में थोड़ी सी पहल हुई थी, लगा था शायद एक 2 स्टेट सोल्यूशन निकल जाए, पीस एग्रीमेंट निकल जाए। यासर अराफात ने ठुकरा दिया, अब उस पर बहस कर सकते हैं सही था गलत था, लेकिन सही मायने में 2 स्टेट सोल्यूशन की कोई ऐसी पद्धति बनाए कि इजराइल और पैलेस्टीनियंस दोनों को सुरक्षा भी मिल सके और सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट्स भी मिल सके, किसी की दिलचस्पी नहीं थी। किसी अरब राष्ट्र की दिलचस्पी नहीं थी। 1970 में जॉर्डन ने पैलेस्टीनियंस का मैसेकर किया। इजिप्ट से जब संधि हुई इजराइल की, उसमें पैलेस्टीनियंस को साइड में रख दिया गया, वो सवाल नहीं उठा। बीच में कुछ अरब राष्ट्र उठाते थे, पर वो अपने जियोपॉलिटिकल स्वार्थ के लिए उठाते थे। आज जब सऊदी अरेबिया और यूएई ने ये तय कर लिया कि हमको इजराइल से संबंध स्थापित करने हैं, क्योंकि वो हमारे तकनीकी प्रौद्योगिकीकरण के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो हमको अमेरिका के अधिक निकट ले जा सकें, उन्होंने ये तय कर लिया कि कोई भी सिविल सोसाइटी मोबिलाइजेशन, उनकी जो शासन प्रणाली है उनके लिए खतरा हो सकता है। और जो पैलेस्टाइन इशू है उसको हमेशा एक तरह से एक प्रीटेक्स्ट बनाया है सिविल सोसाइटी ने। आज आप यूएई में पैलेस्टाइन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया में पैलेस्टाइन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एक 1948 से जो प्रक्रिया की, कोई ऐसी कौम नहीं है मेरे ख्याल दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिसका हर ताकत ने इस्तेमाल किया, लेकिन उसके हित की बात किसी ने नहीं कही। आज जो फ़र्क आया है वो ये आया है कि आज से 20-25 साल पहले एक बैलेंस ऑफ पावर था। अरब स्टेट्स का अपने स्वार्थ के लिए पैलेस्टीनियन इशू में थोड़ा सा इंटरेस्ट था।
आज उनका वो इंटरेस्ट भी नहीं रहा है। और ये जो राष्ट्रवाद को जो नॉर्मलाइज किया जा रहा है दुनिया में, तो इस संदर्भ में आज मतलब जो प्रजातंत्र का तो फेलियर है ही है, लेकिन ये जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है वो इतनी हावी हो गई है कि जो बेसिक मानवीय मूल्य हैं वो एक तरह से परे रख दिए गए। एक और चीज़ हो रही है, मैं कैंपस पॉलिटिक्स के संदर्भ में इसका जिक्र करना चाहूँगा कि अब अमेरिका में खासकर यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटेस्ट हुए, प्रोटेस्ट पे क्रैकडाउन्स हुए। उन प्रोटेस्ट में, उन विरोधों में दो दिलचस्प चीज़ें थी। एक तो पहली बार कि वो हुए, और अगर ऐतिहासिक संदर्भ में देखें अमेरिका में अप्रत्याशित है। आज से 15-20 साल पहले इजराइल पे इतना ज़बरदस्त कंसेंसस था कि ये कोई प्रश्न ही नहीं उठा सकता था। आज डेमोग्राफी बदल गई है, लोगों की विचारधारा बदल गई है। अमेरिकन जूज़ में भी एक तरह से थोड़ा सा बिखराव आया है ज़ायनिज़्म के प्रति, इजराइल के प्रति। और अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन समाज इसके लिए तैयार नहीं था कि ये प्रश्न अब अमेरिका के अंदर उठने लगेंगे। और उसने फिर जो उसका जवाब दिया, एक तरह से ओल्ड एस्टैब्लिशमेंट ने एक तरह से रिप्रेशन से दिया है। लेकिन एक इसका जो दूसरा पहलू है, मैं एक प्रोटेस्टर से बात कर रहा था, छात्र से, कि जो आपने इनकैम्पमेंट लगाए, मान लीजिए सिंबॉलिक तौर पर, या जब भी प्रोटेस्ट करते हैं उसके दो उद्देश्य होते हैं। एक तो अभिव्यक्ति करना, अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति करना, अपने सिद्धांत की अभिव्यक्ति करना, और दूसरा एक उद्देश्य होता है जो गांधी से लिया है, मंडेला से लिया है, कि किसी दूसरे का मन परिवर्तन करना। और वही मूवमेंट सक्सेसफुल होते हैं तो दोनों चीज़ एक साथ कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही सवाल पूछा, मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस एनकैम्पमेंट में सबसे बीच में जो हॉस्टेजेस हमास ने लिए उनके लिए एक स्मारक होता। सिर्फ कल्पना कीजिए, मैं इस बात में अभी नहीं जा रहा हूँ इजराइल सही है, इजराइल के क्या अधिकार है, पैलेस्टाइन के अधिकार है, लेकिन सिविलियंस को हॉस्टेजेस लिया गया, उनके लिए एक स्मारक होता। तो क्या जो इनकैम्पमेंट्स के क्रिटिक्स हैं वो इतनी आसानी से रिएक्ट कर पाते जिस तरह से उन्होंने किया? कुछ तो अतिशयोक्ति से किया कि हमारे सपोर्टर्स हैं, वो सब। उसमें जो जवाब मिला वो जवाब ये था कि ये सब गांधी और मंडेला की राजनीति थी, अब तो फैनों का ज़माना है। ये सब, और वही भाषा जो हमारे हिंदू राष्ट्रवादी भी बोलते हैं कि ये सब हारी हुई सभ्यता है, क्षमा क्या चीज़ होती है, अहिंसा क्या चीज़ होती है। तो आज जो एक जो बड़ा चेंज देख रहा हूँ मैं, कि उस तरह की राजनीति की कहीं भी जगह नहीं रह गई है। जो जस्टिस का बीड़ा भी उठा रहे हैं, आप में से और हम में से किसी को ये अधिकार नहीं है फिलिस्तीनियों को कहने का कि किस तरह से वो लड़े, किस मुंह से हम कहें, जब हम सब ने उनको एक तरह से जचोड़ के छोड़ दिया है, किस मुंह से कहें। लेकिन एक विश्लेषण के तौर पे कि वो जो एक ग्रामर था यूनिवर्सल वैल्यूज़ का, कि आपके सबसे बड़े दुश्मन में भी हम एक कहीं वो मानवता की कण है जिसको अपील करने की कोशिश करें, वो आज एक तरह से बिल्कुल इस नए राष्ट्रवाद ने ख़त्म कर दिया है। और ये अमेरिकन कैंपसेस में भी दिख रहा है, ये मैक्रो स्तर पे जितने राष्ट्रवाद उभर के आ रहे हैं उस पर भी दिख रहा है। तो आज जो पैलेस्टीनियंस का जो वो जिसको कहते हैं अदराइजेशन हो रहा है, मतलब पहले भी उनको कोई उनके अधिकारों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन आज वो सामूहिकवाद इस तरह बढ़ गया है कि आप उनको एक मानवता के तौर पे भी एक तरह से एक्नॉलेज कोई करने को तैयार नहीं है। और ये सभ्यता का बहुत गहरा संकट है। यही हमारे समाज में भी हो रहा है, हिंदू मुसलमानों के बीच में एक तरह से। मैं वहाँ आना चाहता हूँ। आपने इसको विश्व स्तर पर एक बड़े संकट के रूप में देखा है। भारत को एक लंबे वक्त तक माना जाता था कि वह फ़िलिस्तीनी
आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ है और फ़िलिस्तीनियों के साथ है। लेकिन अब हमने एक ऐसा सफ़र तय कर लिया है जहां हम उस पत्र पर भी दस्तखत नहीं कर रहे हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख के पक्ष से लिखा गया है, जिनको इजराइल ने किनारे करने की कोशिश की है। और हम खुलकर युद्ध विराम के लिए भी नहीं बोल पाते हैं। तो यह जो यात्रा है, आप जहां आप अपनी बात ख़त्म कर रहे थे कि भारत के भीतर यह हो रहा है, तो बाहर जो हो रहा है, भारत बाहर जो स्टैंड ले रहा है, रुख ले रहा है, भारत के भीतर जो हो रहा है उससे उसका कितना रिश्ता है और भारत के भीतर क्या बदल गया है? ये जो भारत के भीतर और उससे गहरा रिश्ता है, उसका गहरा रिश्ता ये है कि एक तो हम जो हमारे राष्ट्रवाद को स्वरूप देना चाहते हैं वो बदल गया है, और उस नए राष्ट्रवाद के स्वरूप में हम एक तरह से ज़ायनिज़्म इजराइल को कॉपी करना चाहते हैं। तो एक तरह से आइडियोलॉजिकल एफिनिटी हो गई है। ठीक है, औपचारिक रूप में हम कुछ भी कहें, टू स्टेट सोल्यूशन, ये वो औपचारिक स्तर पे, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल एफिनिटी है। मन ही मन में हमारे राष्ट्रवाद वही करना चाहते हैं जो इजराइल ने किया है, एक एथनो नेशनलिस्ट डोमिनेंस जिसमें बाकी सब जो ग्रुप्स हैं एक तरह से इनविजिबल हो जाएं। तो एक तो ये बदल गया है, हमारे जो राष्ट्रवाद का जो एक नैतिक केंद्र था वो बदल गया है, और इस राष्ट्रवाद में मानवता की कोई जगह नहीं है। ये राष्ट्रवाद सिर्फ एक तरह से कह दीजिए एक नैरो माइंडेड संकीर्ण शक्ति को पूछता है, और किसी चीज़ से इसको कोई मतलब नहीं है। कितना भी कह दें हम विश्व गुरु सिर्फ इसी बात में बनना चाहते हैं कि ये एक संकीर्ण शक्तिवाद राष्ट्रवाद हम कायम करना चाहते हैं। तो एक तो वो बदल गया है। दूसरा, जैसा आप जानते हैं कि फ़िलिस्तीनी क्वेश्चन का उसको हमने हमारे हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स से एक गलत तरह से जोड़ रखा था। बीजेपी का पहले ये चार्ज था कि माइनॉरिटीज़ की वजह से भारत विश्व स्तर पे शक्ति अर्जन नहीं कर सकता है, अलायंसेस नहीं बना सकता है, और इस इशू को भी एक तरह से हमने कम्युनलाइज कर रखा था कि ये जो फ़िलिस्तीनी इशू है ये मुसलमानों का इशू है। ये कम्युनलाइजेशन काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। तो अगर आज कोई भारत में फ़िलिस्तीनियों की बात करता है, उसको एक तरह से फिर पॉलिटिक्स और माइनॉरिटी अपीजमेंट में घुल मिला के डाल दिया जाता है, और ये चाहते हैं, और इसीलिए ये एक बड़ी अजीब स्थिति है कि आप भारतीय यूनिवर्सिटीज़ में फ़िलिस्तीनियों की बात करें तो आपको नहीं करने दिया जाता है। फ़िलिस्तीनी पोइट्स की कविताओं को अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको नहीं पढ़ने दिया जाता है। ये एक तरह से हिंदू राष्ट्रवाद एक संकेत देना चाहता है कि न केवल यहाँ के संदर्भ में, आप विश्व के संदर्भ में भी अगर कोई मानवता जताएंगे, कहीं सहानुभूति जताएंगे, ऐसे ग्रुप से सहानुभूति जताएंगे जो हिंदू राष्ट्रवाद को पसंद नहीं है, तो भी हम उसको कम्युनल स्वरूप दे देंगे। तो वो दिखाना चाहते हैं, ये इनका शक्ति प्रदर्शन है। तो इस तरह से काफ़ी वो एक प्रॉक्सी वॉर बन गया है एक तरह से। अच्छा, उसमें इनका काम आसान हो गया कि मुल्ला नसरुल्लाह के याद में कुछ रैली निकली। अब नसरुल्लाह के लिए सहानुभूति जताना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो बीजेपी को सूट करता है कि इसको एक तरह से कम्युनल स्वरूप दिया जाएगी। देखिए, इनकी तो सहानुभूतियाँ नसरुल्लाह के साथ है। तो बीजेपी का जो ये प्रयास रहा है कि फ़िलिस्तीनी जो प्रॉब्लम है ये एक तरह से ग्लोबल टेररिज्म से जुड़ी हुई है, जबकि नहीं है, वो उसका एक अलग वजूद है। बीजेपी का ये प्रयास रहा है कि इसको जोड़ के, वो जो इनका निरंतर ये रहा है कि हमको आतंकवाद का भय है, ट्रांसनेशनल इस्लाम का भय है, उससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और बड़े सलीके से, सटल तरीके से एक तरह से ये मानसिकता पैदा की जा रही है कि कोई भी आज फ़िलिस्तीनी अधिकारियों के बारे में बात करेगा, वो ट्रांसनेशनल टेररिज्म से जुड़ा हुआ है, वो ईरान से जुड़ा हुआ है, वो नसरुल्लाह से जुड़ा हुआ है। आपने 4 जून के बाद एक लेख लिखा
ये बात इससे जुड़ती है जो आप कह रहे हैं कि हम फ़िलिस्तीन के प्रति अभी सहानुभूति नहीं जता सकते हैं और इसमें सख्ती बढ़ती चली जाती है। जबकि आपने 4 जून के बाद ये लिखा था कि अब उम्मीद की जगह बनी है। 4 जून को जो जनादेश आया और भारतीय जनता पार्टी की ताकत कमज़ोर हुई और विपक्ष की ताकत बढ़ी, आपने कहा कि अब लगता है कि स्वाभाविक जनतंत्र की ज़मीन बन रही है। स्वाभाविक जनतंत्र की ज़मीन का मतलब है कि अलग अलग तरह की आवाज़ें होंगी और लोग अपनी बात कर सकेंगे। लेकिन यह विरोधाभास जो हमें दिखलाई पड़ता है कि एक तरफ जनतंत्र मजबूत होता हुआ दिखलाई पड़ा, लेकिन हम ज़मीन पर चीज़ों को पहले जैसा ही देखते हैं, बल्कि कई जगह उनसे ख़राब हालत में देखते हैं। 4 जून के बाद से अब तक, ख़ासकर 4 जून के बाद के अगर आप 4 हफ्तों को ले लें, तो उस बीच में मुसलमानों पर जितने हमले हुए और जितनी हत्याएं हुई, वो उस वक्फे में पिछले 10 साल में भी नहीं हुई थी। तो इस पूरे विरोधाभास को आप किस प्रकार देख रहे हैं? और इधर भी दुर्गा पूजा के दौरान जो हिंसा की घटनाएं हुई हैं, ख़ासकर मुसलमान मोहल्लों में और बाकी जगह, इस विरोधाभास को, यानी जनतंत्र मजबूत हुआ लेकिन नहीं, देखिए ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, विरोधाभास है। और 4 जून को जो हुआ उसमें यही था। देखिए, कभी कभी जनतंत्र कायम इसलिए नहीं रहता है क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टियां जनतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं। वो सिर्फ एक संतुलन से कायम रहता है कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अपनी मनमानी कर सके। और ये थोड़ी आशा जागी थी, शायद वो थोड़ा सा संतुलन वापस बन पाए। हाँ। लेकिन उस वक़्त भी मैंने एक और जगह 4 जून के बाद ये लिखा था, ये शंका व्यक्त करी थी कि अब ये जो थोड़ा सा संतुलन बनता दिख रहा था, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया क्या होगी। एक प्रतिक्रिया तो ये हो सकती थी कि हमने कुछ गलतियां करी जिसके वजह से लोगों का हम पे विश्वास टूटा, और अगर हम गलतियों को सुधारें तो शायद हम सत्ता में रह सके, वापस लोगों का विश्वास जीत सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास, इस शासन प्रणाली के पास, एक तो खैर उस तरह का आत्मचिंतन करने का सामर्थ्य नहीं है, और ख़ासकर जब वो अधिनायकवाद से जुड़ा हुआ हो। कैसे कहें कि लीडर गलत थे, लेकिन कोई उनके पास वो उपाय भी नहीं कि अब जाएं तो जाएं कहाँ। तो उस वक्त जो शंका यही व्यक्त करी थी कि इसका जो वो जवाब देंगे वो ज़्यादा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से ही देंगे। कि अभी तक तो जो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एक तरह से कह दीजिए जैसे मिश्रित स्ट्रैटेजी थी कि आप सांप्रदायिकता के संकेतों को एक तरह से उजागर करके रखें, समझने वाले समझ गए, जहाँ ज़रूरत पड़े हिंसा का प्रयोग करें, लेकिन हिंसा का इतना प्रयोग न करें स्टैटिस्टिकली कि एक तरह से वो केंद्र बन जाए। तो एक वो से ब्रॉड कोalition में लोगों को थोड़ा भ्रम भी रह जाए। एक 4 जून के बाद जो बात बिल्कुल स्पष्ट है ये कि अब हिंसा और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही इनकी एकमात्र स्ट्रैटेजी है। और जो दबे पाँव होता था, जो हौले हौले होता था, छोटी डोजेस में होता था, संकेतात्मक रूप में होता था, वो अब व्यापक स्तर पे हो रहा है। जो आपने कही बात कि 4 जून के बाद जितनी मौत की घटनाएं हुई हैं, जो दूसरी बात हुई है 4 जून के बाद, एक तरह से जो व्यापकता है, यूपी के 10-15 शहरों में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, ये आंध्रा में मंदिर को लेके बखेड़ा करने की कोशिश की। तो अगर आप इन सब को इफ यू जॉइन द डॉट्स, अब एक व्यापकता से ये सांप्रदायिकता उभर के आएगी। और कोई भी इशू हो दुनिया में, बांग्लादेश का इशू हो, फिलिस्तीन का इशू हो, घी में मिलावट का इशू, कोई भी इशू हो, उसको एक सांप्रदायिकता से उसको इन सेंस केंद्रित किया जाता है। ना केवल ये, अगर आप इनका इकोसिस्टम देखें, और एक बात बीजेपी की कहनी पड़ेगी, हम लोग नहीं सीरियसली लेते थे
जो ये कहते हैं वो ये करते हैं। उसमें जो एक आक्रामकता और उग्रता आई है, जो आज 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 खुलेआम कत्लेआम की जो जिस तरह से पैरवी कर सकते हैं, वो बिल्कुल 1930s, आपने जर्मनी का जिक्र किया था, बिल्कुल जो 1930s में नाज़ी जर्मनी का माहौल था वो दर्शाती है। अब सवाल ये है कि जो राजनीतिक संतुलन बना, ये क्या इतना संगठित हो पाएगा कि इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को थोड़ा सा पीछे धक्का दे सके? वो अभी नहीं होता दिख रहा है। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हैं। उनमें उनके व्यक्तित्व में कुछ लोगों की विश्वसनीयता बढ़ी है, ये कहना ठीक होगा। लेकिन जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हिमाचल में जैसे पार्टी ने जो स्टैंड लिए, जिस तरह से सांप्रदायिकता को एक तरह से बढ़ावा दिया, ऐसा नहीं लगता है कि ये पार्टी, राहुल में भले ही आपकी कितनी भी विश्वसनीयता हो इस मामले पर, में इस तरह का सामर्थ्य है और इस तरह की एकता ऑपोजिशन में इस विषय पर कि वो इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को एक तरह से नकार सके। तो इसका मतलब यह है, हरियाणा के चुनाव नतीजे के बाद भी आपने लिखा, और हरियाणा के चुनाव नतीजे बहुत लोगों के लिए अप्रत्याशित थे, हालांकि उनके अब उसका जो विश्लेषण हो रहा है उससे ऐसा पता चलता है कि विश्लेषकों को तो मालूम ही होना चाहिए था, क्योंकि ये एक बहुत ही सरल विश्लेषण है जो किया जा रहा है कि जाट और एक बिरादरी और 35 बिरादरी, जो 10 साल पुराना विश्लेषण है, वही विश्लेषण अभी लाया जा रहा है। बावजूद हर चीज़ के वह एक बिरादरी बनाम 35 बिरादरी अगर जीतती है, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उसका निष्कर्ष यह है कि अगर इस राजनीति को मजबूत होना है जिसकी आपने बात की, और अगर वह पीछे धक्का दे सकता है सांप्रदायिक राजनीति को, तो उसका तरीका क्या होगा? राहुल गांधी का एक नारा है मोहब्बत की दुकान, लेकिन वो मोहब्बत क्या है? मोहब्बत जिसको आपने पहले परस्परता से जोड़ा, तो आप एक तरफ पूरी तरह से अलगाव का भाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसकी जगह आप परस्परता का भाव लाने की कोशिश कर रहे हैं जो मोहब्बत है, लेकिन उस बीच में जो एक बात गायब है वो इंसाफ है। बिल्कुल। क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की जो नाइंसाफ़ी के ख्याल से गुजर रही है और जो खुद इंसाफ के लिए लड़ रही है। अगर मैं व्यक्तियों की बात भी करूं, बिल्किस बानो को ले लीजिए, आप ज़किया जाफरी को ले लें, आप हापुड़ के उस उमर खालिद तो एक जाना हुआ नाम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक निरक्षर व्यक्ति हापुड़ का, जिसके भाई को मार डाला गया और वो बरसों तक अदालत में लड़ता है। तो ये जो उसकी इंसाफ की लड़ाई है, अब यह जो परस्परता की राजनीति आ रही है, इसमें बहुत सावधानी के साथ कोशिश की जा रही है कि ये मुसलमान पहचान ना आ पाए, इससे किसी तरह का जुड़ाव ना महसूस हो। एक बात तो यह है जिस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। दूसरा यह है कि एक दूसरी राजनीति प्रस्तावित की जा रही है जिसको बहुत सारे लोग मंडल 2 कह रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इस अलगाववादी राजनीति को हम ख़त्म कर सकते हैं एक दूसरा प्रस्ताव करके, और वह है फिर से जाति के प्रश्न को सामने लाए कि जो कभी ख़त्म नहीं हुआ था। तो इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? यानी एक को पूरी तरह से अदृश्य कर देना, वो वोट तो देगी लेकिन उसकी कोई आवाज़ नहीं होगी और ना मैं उसका नाम लूँगा, और दूसरा उसके बरक्स में एक दूसरा प्रस्ताव कर रहा हूँ जिसको मैं बहुत ज़्यादा दृश्य बनाऊँगा। आपने 2 बहुत बड़े प्रश्न किए। पहले इंसाफ का प्रश्न लेते हैं। इंसाफ और अदृश्य। हाँ, इंसाफ और अदृश्यता का, तो उसको भी एक थोड़े से बड़े ऐतिहासिक संदर्भ में देखना होगा, क्योंकि एक तर्क ये दिया जाएगा कि हमारे जनतंत्र की जो सबसे बड़ी कमी ये रही कि उसमें इंसाफ को कभी संस्थात्मक रूप दिया ही नहीं गया। इंसाफ बल पे मिलता है, कुछ राजनीतिक संदर्भों में राजनीतिक कारणों से मिलता है,
ऑर्डिनरी वेज में जो जिस मैं संस्थात्मक की बात करता हूँ, कोर्ट्स ऑफ लॉ, पुलिस, एक संस्थात्मक स्वरूप था ही नहीं। और जहाँ कहीं भी कभी भी सामूहिक पहचान के आधार पर हिंसा हुई, वहाँ पे बहुत ही कम ऐसे उदाहरण हैं, खासकर 1960 के बाद, जहाँ पे किसी के साथ इंसाफ हुआ हो। कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और हिंदू मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट में नहीं, आप कोई भी कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, आप 84 देख लीजिए, आप ये भी देख लीजिए कि आपके प्रधानमंत्री के असैसिन्स को भी सामूहिक पहचान एक तरह से एक निमंत्रण दे देती है कि आप इनकी भी पूजा कर सके तमिलनाडु में। और तो और इसीलिए जो 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 अपने पहले बात करी थी कि वो व्यक्ति की प्रधानता, कि जब आपका संस्थात्मक स्वरूप इस तरह का था कि वो हमेशा सामूहिकता के आगे एक तरह से बेबस हो जाता था, ये स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक था। फर्क सिर्फ इतना है, फर्क जो इतना है, और बड़ा फर्क है, लेकिन फर्क इतना है कि अब जो मेजॉरिटी है वो ये समझती है कि माइनॉरिटी को बिल्कुल अदृश्य किया जा सकता है। उसके पास इतनी ताकत है, इतना बल है कि ये मतलब एक तरह से कह दी इतना घमंड और इतना आडंबर है एक तरह से हिंदुओं के प्रतिनिधियों में, हिंदुत्व में, कि वो ये समझती है कि माइनॉरिटीज़ को इनविजिबल किया जा सकता है। ये छाप लगाई जा सकती है कि ये जो राष्ट्र है, ये जो संस्थाएं हैं, यहाँ की जो नैतिकताएं हैं, यहाँ का जो आर्ट और कल्चर है, वो प्रीडोमिनेंटली हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। ये तो एक आइडियोलॉजिकल एजेंडा है। और क्योंकि वो मेजॉरिटेरियनिज्म डेमोक्रेटिकली सक्सेसफुल हो गया है, उसके पीछे एक जन भावना है, वो उस संस्थात्मक न्याय के एक दूसरे रूप को लेके उभरा है। तो जब तक उसको उस लेवल पे नहीं हराया जाएगा, बहुत मुश्किल है ये संस्थात्मक इंसाफ को लाना। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्योंकि ये इतिहास रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रेट फेस से ये नहीं कह सकती, विश्वसनीयता से नहीं कह सकती कि हम संस्थात्मक न्याय में विश्वास रखते हैं। सत्य तो यह है, बीजेपी को कोई नए कानून नहीं बनाने पड़े। आज जो योआपा का दुरुपयोग है, सब लोग, आप लोग, PUCL, हम लोग, सब लोग चिदम्बरम जी के ज़माने में कहा करते थे कि इस तरह के कानून किसी जनतंत्र को शोभा नहीं देते। और आज जो लोगों को लगने लगा है, वो जो सिनिसिज्म वो आ गया है कि वो ऑपोजिशन में वो बदलाव नहीं देख रहे हैं, इमोशनल तौर पर देख रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे देख रहे हैं, हाँ गले मिल रहे हैं धर्म के तौर पर, लेकिन वो जो एक सोच, और वो हिमाचल अच्छा टेस्ट था उसका, कर्नाटक अच्छा टेस्ट है कि क्या जो ऑपोजिशन रूल प्रदेश हैं, वहाँ आप ये विश्वसनीयता दिला सकते हैं कि जो संस्थान है, जो हमारी संवैधानिक मर्यादाएं हैं, उनके अनुरूप काम करेंगे। और अगर आप वो विश्वसनीयता नहीं दिला सकते हैं, तो फिर हर वोटर यही करेगा, अच्छा ये नाप तोल करेगा, कहाँ से मुझे फ़ायदा मिल रहा है, किस समूह से जुड़ूं जो मुझे प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये जो संस्थात्मक भाषा है, ये है ही नहीं हमारे यहाँ। और इसके लिए कुछ हम लोग भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि एक आप तो हिंदी के प्रोफेसर, में आपसे अर्ज़ करूँगा कि हमने एक कल्पना कर रखी थी गंगा जमुना तहजीब की, कि एक कल्चरल मिश्रण है, एक सिंथेटिक सिविलाइजेशन बना है। और अगर आप उपन्यास देखें 1920s के, 1930s के, उसमें हमेशा एक ये जो बात उभर के आती है कि एक ये संस्कृति का और सभ्यता का मेलजोल तो चल रहा था, और ये राजनीति आई और इसने सब बिगाड़ दिया। ये कांग्रेस वाले आए पहले, फिर मुस्लिम लीग वाले आए। लगभग हर नॉवल का एक यही तरह से नैरेटिव होता है कि एक सांस्कृतिक जोड़ था जिसको राजनीति ने विकृत कर दिया। आज भी जब हम उसकी बात करते हैं परस्परता की, उसको सिर्फ उस सांस्कृतिक ढांचे में देखते हैं, लेकिन उस सांस्कृतिक ढांचे
कई सीमाएं हैं, क्योंकि उस सांस्कृतिक ढांचे ने कभी आधुनिक नागरिकता के संदर्भ में बात नहीं करी। वो एक तरह का टॉलरेशन था, सेगमेंटेड था, सब समाजों को अपनी जगह थी, उसमें रूढ़िवाद को भी अपनी जगह थी। लेकिन जो संवैधानिक संस्थात्मक रूप होता है इंसाफ का, उसकी कभी बात नहीं। और यहाँ तक आप तो जानते हैं, वामपंथी हम सब लोग 1990 तक, कॉन्स्टिट्यूशन तो सुपर स्ट्रक्चर है, या तो ये सोशल प्रोसेस है या ये किसी इलीट का या सामूहिक उसका औजार है। लेकिन ये जो सवाल कि इसकी जो एक गहरी नैतिकता होती है जो इंसाफ से जुड़ी है, और उस इंसाफ का जो पहला उसूल है वो यही है कि आपकी पहचान ये नहीं तय करेगी कि आपको न्याय मिलेगा कि नहीं। उस संवैधानिक प्रिंसिपल पे कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो ये तो बहुत लंबा, अगर बतौर इलेक्शन हार भी गए 2-4, इस संस्थात्मक रूप को विस्थापित करना तो बहुत बहुत लंबी सांस्कृतिक लड़ाई है। और वो सांस्कृतिक लड़ाई आज कोई नहीं लड़ रहा है। हम सब वो डिफेंसिव मोड में हैं कि भाई यहाँ पे माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे ये कर लीजिए। और तो एक तो वो तो मैं तो थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हूँ उस मामले में कि ये अच्छा, ये जो टैक्टिकल चॉइस है, कि मैं थोड़ी सी विवादास्पद बात कहूँगा, मैं एक बात में मैं निर्मल वर्मा से सहमत हूँ, वो इस बात पे कि अगर हमारा समाज को समझने का ढांचा हमेशा हिंदू मुस्लिम कैटेगरी पे केंद्रित रहेगा या मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे केंद्रित रहेगा, तो हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। क्योंकि उस फ्रेमवर्क में दो ही स्वरूप हैं। एक तो स्वरूप यह है मेजॉरिटी जीत जाए, भाई हमको माइनॉरिटी की अगर ज़रूरत है, इनको अदृश्य कर दीजिए, इनको अगर ज़रूरत पड़ेगी हमको बल मिलेगा तो इनको निकाल भी देंगे। ये भयानक संभावना भी है आज। लेकिन जो उसका दूसरा स्वरूप है, थोड़ा बिनाइन स्वरूप है, वो जो सामूहिकता है जो हमारी नैतिकता को भंग करती है, उसका प्रतिरोध नहीं करता है। वो सिर्फ ये कहता है इन दो समूहों को साथ लेके चलिए। और निर्मल वर्मा का जो ये कहना था कि जब तक मेजॉरिटी माइनॉरिटी का डिस्टिंक्शन रहेगा, ये बहुत आसान हो जाएगा एक दिन मेजॉरिटी का आके कहना हमको क्या जरूरत है इनकी। तो अब हमको एक ऐसी भाषा और उसको एक ऐसा संस्थात्मक रूप देना होगा कि जो बुनियादी स्तर पर इस स्तर पे शुरू करे, किसी के साथ भेदभाव न हो। जो व्यक्ति का आज़ादी की सवाल है, वो हर धर्म के अंदर का सवाल भी है कि हमने विविधता के नाम पर समूहों को एक तरह से फ्रीज कर दिया। उन समूहों के जो सबसे रूढ़िवादी प्रतिनिधित्व थे, क्योंकि वो उस समूह की राजनीतिक पहचान जब ही हो सकती है जब उसको फ्रीज कर दिया जाए। अगर समूह निरंतर बदलता रहे तो उसके प्रतिनिधित्व का क्या मतलब हुआ। आज अगर कोई कहता है, मान लीजिए कहे कि आप जैन हैं, आप हिंदू हैं, मैं जैन हूँ, मैं हिंदू, मैं आपके समुदाय का चेहरा हूँ, मुझे तो ये वाक्य समझ ही नहीं आएगा। आप कैसे मेरा चेहरा हो सकते हैं? प्रतिनिधित्व का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी का चेहरा है। वो अधिकार किसी ने नहीं दिया है। सिर्फ इसलिए कि आप हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, ये प्रतिनिधित्व का अर्थ जनतंत्र के लिए बहुत घातक है। क्योंकि ये प्रतिनिधित्व तभी संभव है जब आप उस समूह का एक मापदंड नापें। प्रजातंत्र जनतंत्र जो चाहती है वो मापदंड ये होना चाहिए, जो आज नहीं हो रहा है, कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके चेहरे की वजह से, जिसकी पहचान की वजह से, जिसकी सांस्कृतिक आइडेंटिटी की वजह से आप उनके साथ भेदभाव करें और कहें कि आप हमारे प्रतिनिधित्व बनने का अधिकार नहीं रखते हैं। आज मुसलमानों को वो अधिकार भी नहीं दिया जा रहा है कि कैसे हो सकता है मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, मैं हिंदू हूँ, आप जैन, जो भी है, हमारा भी रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम हो सकता है। सो हम लोग सेक्युलरिस्ट भी एक समूहवाद के ट्रैप में फंस गए। तो
एक तरह से नई भाषा और उसको एक नया संस्थात्मक रूप देना पड़ेगा। और आज किसी में ऐसी ना तो नैतिक क्षमता दिखती है, और नैतिकता के लिए एक उदाहरण का बल होना चाहिए जिसको आप अपना सके, जो एक उदाहरण के तौर पर लोगों को जागृत करे, वो नहीं दिख रहा है। तो ये आपके सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन उसका शायद थोड़ा सा उसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कि ये बड़ा सा। हाँ, लेकिन मैंने जो दूसरा हाँ, प्रश्न किया था इसके हाँ, साथ जुड़ा हुआ हाँ, कि आपने कहा कि यह जो अभी राजनीति हावी हो रही है इसको हम पीछे कैसे ढकेलेंगे, यह चुनौती विपक्ष के सामने है और विपक्ष इसका सामना करने का प्रयास कर रहा है, फिर से जाति के प्रश्न को एक दूसरे रूप में सामने रखकर और काफ़ी ज़ोरदार तरीके से सामने रखकर। आप उससे पूरी तरह सहमत नहीं प्रतीत होते हैं, जैसा आपके लेखों से और विश्लेषण से मालूम पड़ता है, लेकिन उसके पैरोकार बहुत हैं जिनका यह कहना है कि पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि यह देश किस प्रकार का है, इसमें वर्गीकरण किस प्रकार का है, और उसके बाद हम न्याय का संघर्ष शुरू कर सकते हैं। देखिए, इस सवाल के दो पहलू हैं। एक तो इसका हिंदुत्व पे क्या असर पड़ेगा, क्या ये एक स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है हिंदुत्व को पीछे हटाने के लिए, और दूसरा उस सवाल का जो अपना मूलभूत आधार है कि जो जाति की समस्या है, जो सामाजिक अन्याय की जो परिस्थिति है, उससे उभर कर कैसे आए, ये मेरे ख्याल दो थोड़े से अलग प्रश्न हैं। बिल्कुल, इस इस राजनीति ने जोड़ रखा है इनको, लेकिन ये अलग प्रश्न है। तो हिंदुत्व के संदर्भ में मैं यही कहूँगा, थोड़ा विवादास्पद है, लेकिन ये बहुत भारी गलती होगी ये मानना कि अगर आप जातिगत मोबिलाइजेशन करेंगे तो ये हिंदुत्व को काटेगा। ये क्यों बड़ी गलती होगी? एक बड़ी गलती इसलिए होगी क्योंकि इसका जो एक सोशियोलॉजिकल आधार है वो ये मान के चलता है कि अगर पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग एम्पावर हुए तो वो कम्युनल हिंसा में भागीदार नहीं होंगे। इसका कोई एम्पिरिकल बेसिस नहीं है, और ये दुनिया भर से जानते हैं, हम इजराइल के केस में भी जानते हैं। ऐसा दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है कि कोई वर्ग शोषित हुआ हो वो ऑटोमेटिकली ये कहे हम किसी और वर्ग को शोषित नहीं करेंगे। बिल्कुल, उल्टा हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, और वो सामने दिख रहा है। तो एक काल्पनिक कंस्ट्रक्शन है उसका। दूसरा जो उसका है कि मेरा मंडल और हिंदुत्व के रिलेशन का जो विश्लेषण है कुछ थोड़ा सा अलग है। टैक्टिकली शॉर्ट टर्म में अगर उसको 2-4 साल, 5 साल, एक इलेक्शन साइकिल के संदर्भ में मापे तो हो सकता है कि कुछ जाति समीकरण कहीं काटे हिंदुत्व को। आपने यहाँ से अहीर वोट ले लिया, बीजेपी के 5% कम हो गए, सरकार पलट गई, ऐसा संभव है। इस संभावना से मैं नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन उसका एक बुनियादी असर पड़ता है हमारी जनतंत्र की मानसिकता पे। और जो बुनियादी असर ये पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि आज बीजेपी का आर्गुमेंट क्या है? बीजेपी का आर्गुमेंट ये है कि आप हर धर्म को एक पहचान दे देते हैं, जो ईसाइयों की है, यहूदियों की है, मुसलमानों की है। केवल हिंदू धर्म जब आता है तो आप कहते हैं हिंदू धर्म तो है ही नहीं, कभी था ही नहीं, ये तो जाति में बटा हुआ है, इसमें तो इतने सारे संप्रदाय हैं, इसका ना तो कोई अस्तित्व है ना कोई वजूद है, ये तो आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन है। एक तो एक वर्णन के तौर पे भी ये बात गलत है, लेकिन इसकी मानसिकता जो है वो ठीक बीजेपी के हाथों में खेलेगी। तो आप कुछ वो कर सकते हैं, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ सकते हैं, कुछ जातियों को कुछ समीकरण में, चुनावी समीकरण में अलग कर सकते हैं, लेकिन उसका जो रिएक्शन उत्पन्न होगा कि एक बात ये कहना सही है कि आपकी पहचान आपकी राजनीति नहीं बननी चाहिए,
लेकिन अगर आपने इस तरह से ये कहना शुरू कर दिया कि आपकी पहचान ही नहीं है, हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती, हिंदू नाम की चीज़ है या नहीं है वो लोग तय करेंगे, वो प्राइवेट में तय करेंगे, सिविल सोसाइटी में तय करेंगे, तो उसके तरह तरह के मतभेद होंगे। लेकिन अगर आपने पॉलिटिक्स का केंद्र ये बना दिया कि हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो उसका बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन होगा। तो ये हिंदुत्व की नींव रख रहे हैं, भले ही एक इलेक्शन जीत जाए। और पिछली बार भी मंडलीकरण, लोग कहते हैं मंडल ने कमंडल को काटा था, मंडल ने कमंडल को नहीं काटा, एक राजनीतिक संदर्भ में काटा, लेकिन जैसी परिस्थितियां थोड़ी सी हुई वो वापस उभर के आया। तो ये तो बहुत 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 भयानक गलती होगी मेरे हिसाब से। मैं खाली से सहमत नहीं हूँ, ये एक तरह से नाइटमेयर है कि अगर आपका ऑपोजिशन का सिद्धांत भी एक तरह से आपको उसकी तरफ ले जाएगा एक डायलेक्टिकल प्रोसेस में, बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन जो इसका दूसरा पहलू है, क्योंकि जाति व्यवस्था की चर्चा एक अलग स्तर पे करनी चाहिए, सैद्धांतिक स्तर पे करनी चाहिए, वो ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा समाज जाति के आधार पर नियोजित था, और इससे भयानक शोषण का नियोजन शायद ही किसी और समाज में रहा हो, और खासकर दलितों के लिए। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी हमने उन्नति करी, जितने भी प्रोग्रेस किए, आज भी जाति हमारे समाज को बहुत तरह से नियोजित करती है। आज भी जो आपको अवसर मिलेंगे जाति से नियोजित होते हैं, कोई दो राय, इस एम्पिरिकल रियलिटी से कुछ लोग डिनाई करते हैं, एक जाति अपोलॉजिस्ट हैं, भाई इतनी खराब नहीं थी, ये नहीं थी, लेकिन कोई दो राय नहीं है। अब सवाल ये था इससे कैसे उभर के निकले। उस जाति से उभर के निकलने के लिए दो कॉम्प्लीमेंट्री रास्ते थे। एक रास्ता जो बाबा साहब ने कहा था वो एंडोसमोसिस का, जिसको कहते सकते हैं कि इनडायरेक्ट रास्ता, कि कोई भी समाज में जब सामाजिक परिवर्तन आता है तो वो सामाजिक परिवर्तन बहुत सी प्रक्रियाओं के प्रभाव से प्रभावी होता है। शिक्षा चाहिए, आपको ग्रोइंग इकोनॉमी चाहिए, अगर नौकरियां ही नहीं होंगी तो जो जाति का और काम का जो अलाइनमेंट था वो कैसे टूटेगा। शहरीकरण चाहिए, बहुत तरह की तमाम चीज़ें चाहिए, कोई एक चीज़ अपने आप में नहीं, एक बड़ा सामाजिक बदलाव, वो एंडोस। उसमें हम काफ़ी हद तक विफल रहे। शिक्षा में तो सबसे ज़्यादा ही विफल रहे कि ये तो सबसे बड़ा जो स्कैंडल था, मैं नेहरू जी का सबसे बड़ा एडमायरर मानता हूँ अपने आप को, लेकिन एक जो बड़ी गलती इंडियन स्टेट ने करी कि हमको करीब 70 साल लगे यूनिवर्सल एजुकेशन, और वो भी बड़े लो लेवल की, उसको स्थापित करने में। तो एक तो वो प्रक्रिया है। दूसरा जिसको हमने संवैधानिक स्वरूप दिया, वो ये था कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो इतने शोषित हैं, जिनसे इतना भेदभाव किया गया है कि उनको प्रतिनिधित्व देना बहुत ज़रूरी है, और वो प्रतिनिधित्व एक तरह से एक औजार है उस भेदभाव के खिलाफ लड़ने का, और उनको आश्वासन देने का कि ये अर्थव्यवस्था, ये संविधान, ये राज्य प्रणाली, ये शिक्षण प्रणाली, ये आपके लिए भी है, क्योंकि बाकी जो प्रक्रिया है उसमें समय लगेगा। तो उस संदर्भ में रिजर्वेशंस इंट्रोड्यूस हुए, और एक सहमति सी थी रिजर्वेशंस पे कि अगर आप पूछें किसको मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए और किस स्वरूप में मिलना चाहिए, एक दलितों पे एक आम सहमति थी कि हर तरह से शोषित है और भेदभाव के विक्टिम्स हैं। मेरा जो खुद का मानना ये है कि रिजर्वेशन का जो मंडलीकरण हुआ, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसमें भी हो सकता कोई अफर्मेटिव एक्शन स्कीम्स नई तरह से सोचनी थी, जेएनयू का डेप्रिवेशन इंडेक्स था,
जो मुझे काफ़ी पसंद है एक तरह से। लेकिन मंडलीकरण से जो रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स बदली, उसके दो पहलू हैं। दलित समाज ने जब रिजर्वेशन मांगे या जब उनको रिजर्वेशन का हक दिया गया, तो एक सीधा रिश्ता था भेदभाव में और पिछड़ेपन में और शोषण में। बिल्कुल सीधा रिश्ता। शोषित भी हैं जिसकी वजह से भेदभाव है, जिसकी वजह से पिछड़ापन है। ओबीसी में जब हम आए तो ये जो रेखा है एक तरह से टेढ़ी हो गई। कुछ ओबीसीज जो बहुत पिछड़ी ओबीसीज है उनके लिए कह सकते हैं कि एक तरह से दलित समान है, वो ही प्रक्रियाएं हैं भेदभाव की, शोषण की, जिसकी वजह से पिछड़ापन है। हमने क्या किया, पिछड़ापन को एक औपचारिक कैटेगरी बना दी। अच्छा, और ये कहना शुरू कर दिया 50% पिछड़ापन है, 90% कंट्री पिछड़ी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, जो उनके लोग उनके उस वक्तव्य पे काफ़ी ध्यान देते हैं कि रिजर्वेशन 10 साल होना चाहिए, 20 साल होना चाहिए, वो बड़ा प्रोविजनल था। लेकिन उनका एक और वक्तव्य था कि अगर आप इस टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप 90% समाज को पिछड़ा कह रहे हैं, तो पिछड़ेपन का वो अर्थ नहीं है जो दलित समाज के लिए उपयुक्त है। पिछड़ेपन का क्या मतलब है? वो तो फिर हमारा समाज ही पिछड़ा है, किसी को आपने शिक्षा नहीं दी, आपकी इकोनॉमी उन्नति नहीं कर रही थी क्या। मंडलीकरण के बाद जो सबसे पहली जो कैजुअलिटी हुई, जो जिसको मैं नैतिक कैजुअलिटी मानता हूँ, कि भेदभाव की राजनीति हमारी कॉन्शियसनेस से निकल गई। सब ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर आप प्रतिनिधित्व दे देते हैं तो सामाजिक न्याय हो गया, और सामाजिक न्याय का राजनीतिक धंधे करने वालों ने सामाजिक न्याय को उस प्रतिनिधित्व की सीमा में बांध दिया। न केवल उसकी सीमा में बांध दिया, ये कह दिया कि अगर कोई विकल्प की बात करता है तो वो सामाजिक न्याय के खिलाफ है। तो आपने क्या किया, एक तरह से एक नई मनुस्मृति बनाई। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट होकर जोर दूं, नई मनुस्मृति बनाई। नई मनुस्मृति कैसे बनाई? आपने ये कहा कि हम जो कास्ट की अनिवार्य पहचान थी उसको हर एक तबके के लिए कायम करके रखेंगे। मैं ये समझता हूँ आर्ग्यूमेंट कि ये एक प्रिविलेज लोग ही कह सकते हैं भाई हम कास्टलेस है, हमारा कास्ट से कोई वास्ता नहीं। उनका एक स्ट्रक्चरल प्रिविलेज है। और ये भी कहूँगा कि वो प्रिविलेज वो अक्सर भेदभाव के रूप में उसको प्रदर्शित करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसका जो आधार वो ये था कि आपकी एक अनिवार्य पहचान बनी रहेगी। आपने एक नए संदर्भ में उस अनिवार्य पहचान को अब आप लीगल कैटेगरीज और सेंसस कैटेगरी से वापस विस्थापित करना चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात ये, और ये कड़वा सच है, सामाजिक न्याय के लिए जो आपको डेटा चाहिए वो आपको कास्ट सेंसस से नहीं मिलेगा। भेदभाव का डेटा तो आपको मिलेगा ही नहीं। भेदभाव जो 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 सबसे बड़ा हमारे लिए नैतिक चैलेंज होना चाहिए, उस नैतिकता की तो बात है। आप प्रतिनिधित्व दे सकते हैं लेकिन फिर भी भेदभाव कर सकते हैं, और ये कह सकते हैं साहब प्रतिनिधित्व दे दिया, हो गया सामाजिक न्याय। रिजर्वेशन का, कास्ट सिस्टम का हटाने का जो नैतिक आधार था उसकी आज कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूशन और प्रतिनिधित्व का खेल बन के रह गया है। दूसरी जो बात होगी इस प्रतिनिधित्व, और शायद इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका इस्तेमाल कर रही है बहुत अच्छे ढंग से। इस्तेमाल कर क्योंकि प्रतिनिधित्व तो चाहिए, ले लो। प्रतिनिधित्व चाहिए, ले लो। सबसे आसान है, सबसे सस्ता काम है। दूसरी जो चीज़ होगी एक ये जो अनिवार्य पहचान बनेगी कि कास्ट सेंसस सब लोग जानते हैं, सारे समाज शास्त्री जानते हैं, और जो समाज शास्त्री आज कास्ट सेंसस का समर्थन कर रहे हैं, आप उनका कॉलोनियल सेंसस पे लेख देख लीजिए कि कोई भी सेंसस कास्ट सिस्टम का वर्णन नहीं करता है। आपने जो कैटेगरीज बनाई हैं वो एक राजनीतिक निर्णय होगा, ओबीसी कौन है,
बैकवर्ड कौन है, कोई वर्णन से थोड़ी दिखती है, राजनीतिक निर्णय होगा। लिंगायत 1901 में अपर थे और फिर उन्होंने बैकवर्ड थे, फिर उन्होंने अपर की प्रक्रिया शुरू करी, अब वापस बैकवर्ड की प्रक्रिया शुरू करी। अब फिर से लौटे और राजपूत अब राजस्थान में यही मांग कर रहे हैं। कि backward- तो ये एक मेथोडोलॉजिकल ढकोसला है कि आप सेंसस करेंगे तो आपको भारतीय समाज का यथार्थ मिलेगा। भारतीय समाज का यथार्थ नहीं मिलेगा, आपको एक औजार मिलेगा जिससे एक नई पहचान की राजनीति बनेगी, और कौन सी पहचान मानी जाएगी वो एक राजनीतिक डिसीजन होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात कि सामाजिक न्याय के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए, जो डेटा चाहिए, वो जाति का डेटा नहीं है, वो व्यक्तिगत लेवल का डेटा है। आप कौन सी स्कूल जा रहे हैं, आपके पास मकान है कि नहीं, आपके पास पानी है कि नहीं, आपको पेंशन मिल रही है कि नहीं, ये जितना जो 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 भौतिक आधार है सामाजिक न्याय का, उसके लिए आपको जाति व्यक्तिगत डेटा की ज़रूरत है ही नहीं। और जातिगत डेटा एक तरह से एक डाइवर्शन होगा। कौन रोक रहा है आपको ये चीज़ें देने से? तो ये मैं तो अपने सबके मित्र इन्वॉल्व हैं इसमें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पहले मैं सोचता था मतभेद की बात है, लेकिन ये एक बड़ा अन्याय होगा वंचित वर्गों के साथ और शोषित वर्गों के साथ, और ये एक बहाना मिल जाएगा। आज मोबिलाइजेशन एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। आप और हम यूनिवर्सिटी में हैं। जब मैं नॉलेज कमीशन पे था, एक बार राजनेताओं से चर्चा हो रही थी, और मेरा उस वक़्त विचार था कि दलितों के लिए तो आरक्षण रहना चाहिए, लेकिन ओबीसीज के लिए कोई नई प्रक्रिया ट्राई करनी चाहिए, जेएनयू का डेप्रिवेशन इंडेक्स। कोई राजनेता ये संकल्प देने को तैयार नहीं था कि हमको शिक्षा पे 6% ऑफ जीडीपी खर्च करना चाहिए। ये सस्ते का सामाजिक न्याय है, और ये सामाजिक न्याय चलता रहेगा, क्योंकि ये जैसा अम्बेडकर ने कहा था, जितनी आप छोटी छोटी प्रतिस्पर्धाएं करवाएंगे समूहों पे, उसका फायदा ये नहीं होगा कि हिंदुत्व हटेगा, उसका फायदा ये होगा कि सामाजिक न्याय ध्वस्त हो जाएगा। आज दलित सब क्लासिफिकेशन पे झगड़ा शुरू हो गया है, और मेरा खुद का मानना है कि दलित सब क्लासिफिकेशन एक तरह से नैतिक अन्याय है, क्योंकि दलित कैटेगरी का जो वजूद था वो ये था आपके साथ भेदभाव होता है कि नहीं है, पिछड़ापन नहीं था। अब हमारे समाजशास्त्री कह रहे हैं देखिए इसमें पिछड़ापन ला दीजिए, और दलितों को अब उसी तरह आप ट्रीट कर रहे हैं जैसे आपने ओबीसी को ट्रीट किया था। तो ये एक मैं सिर्फ एक प्रश्न ये करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी उस बात हो रही थी कुछ वाल्मीकि समुदाय के अपने मित्रों से और बाकी समुदाय के मित्रों से, तो उन्होंने कहा कि एक जो धोखा हम बहुत दिनों से चला रहे हैं, जैसे आपने कहा ये अवधारणात्मक संकट है। जैसे दलित एक कैटेगरी है जिसका आधार भेदभाव है। अब अगर आप उसका वर्गीकरण करेंगे तो आप दरअसल उस चीज़ से निगाह हटा रहे हैं। उनका यह कहना था कि दरअसल ये कैटेगरी कभी थी ही नहीं, जो था वो जाति थी। तो ठीक है आपने दलित कहा, लेकिन उस जाति ने या उस जाति समुदाय ऊपर चढ़ता चला गया, और जो बाकी जाति समुदाय थे, तो जो सच्चाई थी उनका यह कहना है कि जो सच्चाई थी वो ये थी कि जातियां थीं, और इस जाति ने कभी दूसरी जाति के बारे में सोचा नहीं। तो फिर दलित कैटेगरी का सवाल कहाँ से उठता है? यह उसका कहना है जो अन्याय का शिकार खुद को मान रहा है। नहीं, और बिल्कुल उचित कहना है, बिल्कुल उचित कहना है। दलित तो आफ्टर एक तरह से एक क्रिएटेड कैटेगरी, जो यथार्थ था, सामाजिक यथार्थ था, वो जाति के आधार पर था। और ये भी कहना सही है कि कुछ संदर्भों में कुछ दलित जातियों ने दूसरी दलित जातियों के साथ भेदभाव किया। ये भी कहना सही है कि जो रिजर्वेशन के जो फल मिले कुछ ही दलित जातियों तक सीमित रह गए, ये बात सही है। लेकिन इसका जो विकल्प ये है कि एक सेंस में मैं अभी भी मानता हूँ कि दलित कैटेगरी का एनालिटिकल वैल्यू है जो ओबीसी की नहीं है। वो इस सेंस में
कि आज भी अगर आप सक्षम दलित हो, आपको सरकारी नौकरी मिल गई हो, ये इतना अस्वाभाविक नहीं लगता है कि जो सफल दलित हैं वो अभी भी भेदभाव का शिकार हों। ये तथ्य जानी हुई बात। जानी उस सेंस में उस लेकिन सवाल इतना ही है कि इस केस में ये दोनों बातें जाए, लेकिन कोई एक नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क नहीं है जो उनको एडजुडिकेट कर सके। तो अगर आप उसको बैकवर्डनेस विद इन बैकवर्डनेस के हिसाब से देखेंगे तो वो जो भेदभाव का पहलू है वो एक तरह से पीछे चला जाएगा उस पहचान से। और अगर आप वर्गीकरण चाहते हैं तो आप किस आधार पर उसका वर्गीकरण करेंगे। एक आधार तो यह है कि आप कह दीजिए कि अगर आपकी व्यक्तिगत सफलता, आपके परिवार की व्यक्तिगत सफलता एक हद तक पहुंच गई है, हो सकता है आपके साथ भेदभाव हो, लेकिन उस भेदभाव की जो आप प्राइस पे करते हैं वो उतनी नहीं है कि आपको कुछ विशेषाधिकार दिए जाएं। एक वो संभावना है। दूसरी संभावना, बहुत सारी संभावनाएं, दूसरी संभावना आप ये है कि ये कह सकते हैं, देखिए कुछ सेल्फ लिक्विडेटिंग कैटेगरीज बना दीजिए कि अगर आपको 2 जनरेशन तक रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला है तो आप शायद इतने सक्षम तो हो सकते हैं कि भेदभाव हो सकता है, लेकिन उसके परिणाम आपके लिए इतने नकारात्मक नहीं होंगे जितने अगर आपके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आज का जो रिजर्वेशन फ्रेमवर्क है उनमें इन समस्या को कोई समाधान नहीं है। और जैसे कहा कि दलित के केस में एटलीस्ट कंसेंसस था। अब इस पे मतभेद हो सकता है वर्गीकरण नहीं करें कि नहीं करें, लेकिन जो प्रपोजल रखा जा रहा है, जो प्रस्ताव रखा जा रहा है कि आप उस 50% सीमा रिजर्वेशन को ब्रीच करिए, आप 70, 80, 90% चाहिए, और समाज का ऐसा ढांचा हो कि हर वर्ग में आप सिर्फ यही सवाल पूछे कि यहाँ जो प्रतिनिधित्व है वो क्या समाज में जो आपके नंबर्स हैं वो दर्शाता है कि नहीं। ये एक सूक्ष्म और एक बड़ी भयानक तरह की राजनीति होगी, क्योंकि अफर्मेटिव एक्शन फॉर जस्टिस इज वन थिंग, अफर्मेटिव एक्शन टू फ्रीज रिप्रेजेंटेशन, उसको एक तरह से प्रतिनिधित्व को सीमाबंद करना, और उसमें जो एक अंडरलाइंग अजम्पशन वो यही है कि मेरा प्रतिनिधित्व वो ही कर सकता है जो मेरे जैसा हो। ये जो एक अजम्पशन है जनतंत्र के लिए बहुत घातक होगा। इसका एक परिणाम हम वैसे भी देखते हैं कि आज जो पहचान और समझ, पहचान और रीजन का जो कोलैप्स हो गया है कि आप पहले ये बताइए कौन है, फिर हम बताएंगे कि आपका तर्क हमको मंजूर है कि नहीं। ये उसी राजनीति का एक तरह से एक सूक्ष्म और विस्तार भरा रूप होगा। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी कैटास्ट्रोफी हो, चल सकता है समाज इससे, लेकिन मैं तो इसको एक नैतिक स्तर पे, एक प्रजातंत्र के स्तर पे, हमारी प्रजातंत्र ऐसी स्थिति में होनी चाहिए कि कोई किसी का चेहरे के सामने प्रतिद्वंद नहीं कर सके, और ये उसके ठीक विपरीत जाता है आदर्श रूप में। ये सारे प्रश्न और दूसरे प्रश्नों को जन्म दे सकते हैं, लेकिन जहां हम अभी इस बातचीत को आखिरी दौर में ले जाएंगे आज के लिए, मुझे हमेशा बांग्ला समाचार ख़त्म करने का तरीका पसंद है, जिसमें वो कहते हैं कि अभी के लिए समाचार स्थगित किया जाता है। वो ये है कि हमने बात की, आपने कहा पहचानों को जड़ बनाने, स्थिर बनाने का ख़तरा। आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो पहचानें जड़ बन जाएंगी, स्थिर बन जाएंगी, जबकि जनतंत्र का पूरा वायदा ही तब पूरा हो सकता है जब पहचानों में गतिशीलता हो और तरलता हो, और उसी से परस्परता कायम हो सकती है। परस्परता का मतलब दूसरों की सीमा को पहचानना भी है, लेकिन अतिक्रमण करने की क्षमता को भी रखना है। उसका जो सबसे कारगर रास्ता माना गया था वह शिक्षा था। ये माना गया था कि जो आधुनिक शिक्षा है और आधुनिक शिक्षा संस्थान है वे संभवतः यह काम करेंगे। और यह आज के लिए हमारा आखिरी सवाल है कि आपने इस पर अफसोस जाहिर किया, ख़ुद को नेहरू का प्रशंसक बतलाते हुए,
कि 70 साल लग गए, 100 साल के बाद शिक्षा का अधिकार मिला था, जो प्राथमिक अधिकार है, 100 साल के संघर्ष के बाद। तो ये जो आधुनिक शिक्षा संस्थान हैं, क्या उन्होंने अपने वायदे को पूरा किया, और अब क्या उस तरफ वो जाते हुए दिख रहे हैं या वो पीछे जाते हुए दिख रहे हैं? चूँकि मैं यह भी कह रहा हूँ कि अब आप भारतीय शिक्षा व्यवस्था में नहीं हैं एक तरह से, आप एक शोध संस्थान, इतना जल्दी मत निकालिए। मैं अभी के लिए कह रहा हूँ, अभी आप नहीं हैं, अभी आप एक अमेरिकी शिक्षा संस्थान में पढ़ा रहे हैं, वहाँ की दशा का भी आपने वर्णन किया, लेकिन भारतीय शिक्षा व्यवस्था को आप जानते हैं और उच्च शिक्षा संस्थानों को आप जानते हैं। तो देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ हमारी शिक्षण संस्थाओं की कि एक तो इतनी कमज़ोर रही है वो हर स्तर पे, और बिल्कुल बेसिक स्तर पे, हम तो कोई बहुत गहराई में भी नहीं जाना चाहते, साक्षरता के स्तर पे, न्यूमरेसी के स्तर पे, जो हमारे परफॉर्मेंस कोर्स हैं, कि ये कहना कि हमने शिक्षा सबके लिए क्रियान्वित कर दी है, ये भी एक तरह से छलावा है। लेकिन शिक्षा का जो सबसे बड़ा पहलू, जिसको हम संस्थात्मक रूप नहीं दे पाए, कि नागरिकता की शिक्षा और नैतिक शिक्षा एक उदाहरण से बनती है। आप शिक्षण संस्थान में जाएं, वहाँ आपको क्या माहौल दिखता है, वहाँ आपके साथ कैसा सलूक किया जाता है, आपके बाकी छात्र आपके साथ कैसा सलूक करते हैं, आपके टीचर्स कैसा सलूक करते हैं। और जितने दुनिया के एजुकेशन सिस्टम्स डेमोक्रेटिकली सक्सेसफुल हुए, अमेरिका में बहुत असमानता है, लेकिन एक जो आइडिया ऑफ वन नेशन था, उसका जो आधार रहा, वो काफ़ी हद तक अमेरिकन पब्लिक स्कूल्स रहे, कि वो एक ऐसी स्पेस थी जो मेल्टिंग पॉट बन गई एक तरह से। असमानताएं बहुत रही गरीब तबकों में, सेग्रीगेशन, लेकिन फ्रांस में जो सा रहा, हमारे यहाँ आज भी अच्छे से अच्छे स्कूलों के लिए ये नहीं कहा जा सकता है कि वो उस तरह का मेल्टिंग पॉट बन गई है। जिस तरह का हमारा सामाजिक आचरण है, तो शिक्षा का जो वो पहलू है, उसको हम संस्थात्मक रूप नहीं दे पाए। दूसरी जो एक मैं बात कहना चाहूँगा, क्योंकि आखिरी सवाल है शिक्षा के रूप में, कि और बाबा साहब अम्बेडकर की भी सोच यही थी कि शिक्षा का बदलाव भी ज़्यादा कारगर होता है जब अर्थव्यवस्था में और समाज में भी बड़े बदलाव ज़्यादा हों। और वो जो तरलता है, एक तरह से मोबिलिटी जो आती है, अगर वो अवसर ही नहीं होंगे, आई मीन आज जो मुझे सबसे बड़ा अफसोस है इस जातिगत राजनीति का, कि आज हमारे पास एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम 0.002% को लेगा। जो तकनीकी रेवोल्यूशन आने वाला है, उसका क्या असर पड़ेगा नौकरियों पे, इतनी गहन समस्याएं हैं, और उस समस्या का समाधान हमने एक छोटे से औजार में सीमित करके रख दिया है। जब तक उस अर्थव्यवस्था में भी वो तरलता नहीं आएगी, वो अवसर नहीं पैदा होंगे, क्योंकि आज एक तरह से जो स्टैग्नेशन है रूरल इंडिया में, वो उसका और शिक्षा का परस्पर संबंध है। वो शिक्षा को भी क्रियान्वित करता है, एक तरह से मोटिवेट करता है शिक्षा के लिए। स्टेक्स इन एजुकेशन बिकेम 30 साल पहले दिल्ली में ये डिबेट्स हुआ करती थी कि गरीब लोग पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। बड़ी अजीब सी डिबेट लगती है अब, कि भाई डिमांड ही नहीं है एजुकेशन की। अब बहुत स्टेक्स हो गए हैं उसमें। तो शिक्षा का नागरिकता से, अर्थव्यवस्था से और इस सामाजिक ढांचे से क्या संबंध है, इस पर हम शिक्षावादियों बिल्कुल चूक गए हैं। हम लोगों को आते ही नहीं है कि जो इस बड़े सवाल का जवाब कैसे देना शुरू करें। हम हमारी संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं सबसे रूढ़िवादी संस्थाएं होती है, संस्थात्मक रूप में सबसे मुश्किल से बदलती हैं। तो उस सेंस में जो मैंने शुरुआत करी थी कि जो अभिजात वर्ग है, हम जो एजुकेशनल एलीट थे, हमारा सबसे बड़ा ये फेलियर रहा है
कि ना तो हम स्कूल के लेवल पे और ना यूनिवर्सिटी के लेवल पे ऐसी प्रामाणिक संस्थाएं बना सके जो ना केवल ज्ञान तकनीक ये सब सिखा सके, लेकिन अपना आप में एक उदाहरण बन जाए कि जो सोशल मिश्रण है किस तरह का हो सकता है। दूसरा ये कि एक जो लक्ष्य किसी भी समाज का होता है वह लक्ष्य होता है उत्कृष्टता की को हासिल करना, महत्वाकांक्षा होती है। लेकिन भारत में इसका अभाव दिखलाई पड़ता है शिक्षा संस्थात्मक स्तर पर भी, यानी उच्च शिक्षा संस्थान अगर अपना कुछ लक्ष्य बतलाते हैं तो उनका लक्ष्य है राष्ट्रवाद को हासिल करना या विउपनिवेशीकरण करना, भारतीय ज्ञान परंपरा को स्थापित करना, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि वह ज्ञान के जिस क्षेत्र में है उसमें उत्कृष्टता को हासिल करना उसका एक लक्ष्य है। तो जब एक समाज से उत्कृष्टता का यह विचार ही लुप्त हो जाए और दूसरे जब पेशेवराना ख्याल ही गायब हो जाए तो वह समाज किस तरफ जा सकता है? नहीं तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिस तरह का हमारा प्रबंधन है व्यक्तिगत, और एक पैराडॉक्स है, व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत लेवल पे अभी भी उत्कृष्टता की बड़ी महत्वाकांक्षा रहती है। भले ही एक्सप्रेस गलत तरह से हो, मार्क्स ज़्यादा चाहिए वो, लेकिन एक वो महत्वाकांक्षा है, वो एक मापदंड है, शायद गलत मापदंड हो लेकिन उत्कृष्टता का मापदंड है। लेकिन जो हमारी संस्थाएं हैं, जो हमने सामूहिक रूप दिया है उसको, उसमें उत्कृष्टता को कभी केंद्र में नहीं रखा गया। और ख़ासकर 50-60s के दशक के बाद से उत्कृष्टता को कभी केंद्र पे नहीं रहे। वो उत्कृष्टता के अलावा सब चीज़ों से जुड़ गई। मैं ये नहीं कहता खाली उत्कृष्टता होनी चाहिए, लेकिन उत्कृष्टता के अलावा सब चीज़ों से जुड़ गई। मापदंड राष्ट्रवाद हो गया, सामाजिक न्याय जो ज़रूरी है, जिस तरह से मिश्रण की बात करी, लेकिन उसकी जो हमने जिस तरह से उसको परिभाषित किया शिक्षण संस्थाओं में, उसका उत्कृष्टता से एक तरह से नाता तोड़ दिया। और आज जो हम में एक वो हीनता की भावता है, हमारे राष्ट्रवाद में जो एक हीनता झलकती है जो हमको हमेशा अतीत की तरफ ले जाती है, उसका एक कारण यही है कि वो आत्मविश्वास जो उत्कृष्टता से आता है, जो नेशनलिस्ट जनरेशन की अभिजात वर्ग में था, गांधी में था, नेहरू में था, रविंद्रनाथ टैगोर में था, अपने वजूद पे खड़े होने का एक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस। आज हमारे अभिजात वर्ग किसी भी सेक्टर में देख लें, इंडियन कैपिटल में भी देख लें, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आत्मविश्वास नहीं है, क्योंकि कहीं वो जानते हैं कि जो जिस आधार पर हम अपने आप को अभिजात कहते हैं, उसका उत्कृष्टता से कोई लेना देना नहीं है। तो उसका एक तरह से हमारी मानसिकता पे भी बहुत बहुत गहरा असर पड़ा है। तो अगर ये बिल्कुल आखिरी सवाल हम करें कि क्या जनतांत्रिकता और उत्कृष्टता में अनिवार्यता विरोध होगा या एक दूसरे को बल देगी? नहीं, देखिए, मेरा तो मानना है सिद्धांतिक तौर पर एक दूसरे को बल देती है। एक दूसरे को बल इस हिसाब से देती है कि अगर आप लोगों की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता में विश्वास रखते हैं, तो वो जो अच्छे से अच्छा कर सके उसके लिए आपको प्रबंधन करना पड़ेगा कि उसको हर एक को ऐसा मौका मिले। और उससे जो उत्कृष्टता निकल के आएगी वो स्वतंत्रता को भी प्रबल करेगी। लेकिन विरोधाभास तब होगा, दो कारण। एक तो जब आप उस उत्कृष्टता को एक अभिजात क्लास आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देंगे। सो प्रजातंत्र का जो एक और जो सिद्धांत है, वो एक तरह से कह दीजिए एक तरह से पेशेवर अलगाववाद है कि हमको कोई आपत्ति नहीं है आपके पास अधिक धन हो, लेकिन उस धन की वजह से आपको न्याय प्रणाली में, आपको प्रजातंत्र में अधिक आवाज़ नहीं मिलनी चाहिए। हमको कोई आपत्ति नहीं है अगर आपको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिल जाए, लेकिन उससे आपका नागरिक के रूप में कोई विशेष आधिपत्य स्थापित नहीं होता है। हमारे यहाँ जो विरोधाभास हुआ है, वो विरोधाभास इसलिए हुआ है
कि कहीं भी थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाए उसको हम एक तरह से एक व्यापक आधिपत्य में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आज जो कैपिटल के प्रति रुझानता है वो ये नहीं है कि आप अमीर मत बनिए, इनोवेशन मत करिए, लेकिन अगर आप जिस तरह से कर रहे हैं, एक तो उसका उत्कृष्टता से कोई संबंध नहीं है, उसका सीधा संबंध इससे है कि आपने राज्य से अपने कनेक्शंस कैसे एक्सप्लॉइट किए, प्रबंधन, और फिर उसका किस तरह से उपयोग किया दूसरे क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने के लिए। तो अगर वो जो सीमाएं हैं एक तरह से, उन सीमाओं को अगर हम थोड़ा सा पहचाने, होगा थोड़ा बहुत स्पिलेज होगा, ये सब आदर्श की बातें हैं, लेकिन उन सीमाओं को थोड़ा सा पहचाने तो फिर विरोधाभास नहीं है। आप उत्कृष्ट हो सकते हैं, आप उत्कृष्ट इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, लेकिन बतौर नागरिक आप नागरिक ही हैं। तो वो जो सेपरेशन ऑफ स्फीयर्स है एक तरह से, आर्ट ऑफ सेपरेशन, वो इस विरोधाभास को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप। जैसे जनतंत्र हमेशा ही अधूरा रहता है, वैसे ये बातचीत भी अधूरी है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे और दूसरे सवालों पर बातचीत करेंगे। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप इस बातचीत को यहाँ तक सुन पाए हैं, या आप में से कुछ लोगों ने शायद बीच में ही छोड़ दिया होगा, लेकिन आप कड़वी कॉफ़ी को सुनना और देखना जारी रखें, और अगर आपकी कोई राय हो, प्रतिक्रिया हो, असहमति हो, तो वह भी हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।